हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे जो एनडीए का पेपर हुआ है 14 नवंबर को, उसका इंग्लिश पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। और उसमें भी एक सबसे बड़ी बात है कि मैं उनमें सारे नियमों को बताते हुए फुली एक्सप्लेन करते हुए पेपर करा रहा हूँ। औरों की तरह नहीं करवा रहा हूँ कि डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। मैं उसके पीछे रीज़न भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वजह मतलब नियमों के साथ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ। इसीलिए आप इस वीडियो को जितने लोगों तक आप अपने ग्रुप में साझा कर सकते हैं, ज़्यादातर लोगों को पहुँचा दीजिए। इतना मैं आपका आभारी रहूंगा इसके लिए। चलिए अब आपका समय वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं इसको हम। ये पेपर हुआ था, आप जानते हैं कि 14 नवंबर को, और उसका ये इंग्लिश का पेपर है। और इसमें जो 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 जिस पेपर का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं उस पेपर की सीरीज है ए सीरीज का मैं पेपर करा रहा हूं। चलिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, आप डायरेक्शन जान रहे हैं। इसमें 1 से 10 क्वेश्चन में हमें एरर बताना है किस पार्ट में है। तो देखिए, आप जानते हैं, आपको जानना चाहिए कम से कम कि परीक्षा चाहे कोई भी हो अंग्रेजी की, उसमें एक क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे श्योर रहता है। अब वो किस नियम पे होगा ये बात अलग है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक नियम ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये बहुत ही कॉमन नियम है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, ये इसका नियम है। ठीक। और अगर स्वाभाविक सी बात है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। ये इसका नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। यही मेन नियम है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, वो ऐसा स्ट्रक्चर यूज करता है। इसी पेपर में इस नियम के आधारित बहुत से क्वेश्चन, कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे वो ऐसा स्ट्रक्चर प्रयोग करेगा कि आपको लगेगा सिंगुलर, फिर पता चला प्लूरल, आप इसी में कंफ्यूजन हो जाता है आपको। लेकिन देखिए, यहाँ पे एकदम बहुत ही क्लियर है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, नर्सरी क्लासेस, ये इसका सब्जेक्ट है। तो नर्सरी क्लासेस सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए प्लूरल। और यहाँ पे स्टार्ट्स लगा दिया, यानी इस पार्ट में एरर है, यानी इस पार्ट में सी पार्ट में इसमें एरर हुआ। ठीक। द पॉल्यूशन लेवल इज वेरी हाई इन आवर सिटी एंड बिकम्स ए हेल्थ हजार्ड। देखिए, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, टेंस पे आधारित बेस्ड है कि इसमें एक सीक्वेंस होना चाहिए ना, टेंस का भी एक सीक्वेंस होना चाहिए। देखिए, ये कहना क्या चाह रहा है कि पॉल्यूशन लेवल जो हमारे शहर का है वो बहुत ही ज्यादा है, हाई है। एंड अब प्रॉब्लम है आगे, अब ये बिकम्स ए, ये देखिए अजीब नहीं लग रहा आपको, एंड बिकम्स ए, जैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट नॉर्मली ऐसे चीजों के लिए होता है जो अक्सर हो जाती हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब ये बन चुका है या हो रहा है, इस टाइप का बन चुका है। तो एंड इसमें स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, द पॉल्यूशन लेवल इज वेरी हाई इन आवर सिटी एंड हैज बिकम होना चाहिए, हैज बिकम, यानी इसमें टेंस का प्रॉब्लम है। ठीक। ये इसका एरर, यानी इसमें एरर हो गया सी पार्ट में। ठीक। अब देखिए ये अगले क्वेश्चंस हैं 3, 4, 5, 6। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड कल्चरल डाइवर्सिटी विथ मल्टीपल एथनिक एंड सोशल ग्रुप्स। अब देखिए, इसमें भी ध्यान दीजिए आप, इंडिया इज ए कंट्री। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूं कि सेंस पर ध्यान दीजिए, सेंस पे। ग्रामर में हमेशा सेंस, ग्रामर में सेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंस क्या है, मीनिंग क्या है, मीनिंग यानी सेंस क्या है, मीनिंग क्या है, फॉर्म नहीं। फॉर्म तो भ्रामक हो सकता है, फॉर्म जो है इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, फॉर्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इंपॉर्टेंट है। सेंस क्या है, देखिए यहां पर क्या कह रहा है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। देखिए, अब आगे भी एक वर्ड है एथनिक एंड सोशल ग्रुप्स। अब आप जानते हैं भारत में, अच्छा देखिए एथनिक का पहले जान लीजिए। एथनिक का अर्थ होता है ऐसे लोगों का समूह जो किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं, जो एक विशेष ग्रुप होता है, ये सोशल ग्रुप है विशेष। जैसे मान लीजिए लोग गढ़वाली हैं तो वो एक अलग, राजस्थानी है, मतलब कहने का मतलब ये अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं। तो स्वाभाविक सी बात है ये ग्रुप्स क्या है, अलग अलग है ना। तो इनमें क्या होगा,
इनमें भाषा से संबंधित और संस्कृति से संबंधित क्या होगी, विभिन्नताएं होंगी। तो ये विभिन्नताएं होगा या विभिन्नता होगा। अब देखिए डायवर्सिटी या नाउन को गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहा है, तो ये बताना चाह रहा है कि लिंग्विस्टिक माने रिलेटेड टू लैंग्वेज, मतलब उनमें विभिन्नता होगी किससे रिलेटेड, रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड कल्चरल, यानी सांस्कृतिक भी विभिन्नता होगी। तो यहाँ पर ये इसका ये गलत जा रहा है, होना चाहिए इसको डाइवर्सिटीज, डाइवर्सिटीज यानी इसका प्लूरल फॉर्म होगा। ठीक, अगला देखिए, द थोरैक्स इज द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी। देखिए होता क्या है, यहाँ से जो गले से नीचे, और थोड़ा जो बायोलॉजी अगर जानते हैं तो यहाँ पर एक यहाँ पर होता है डायफ्राम। डायफ्राम एक मस्कुलर मसल का बना हुआ एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। जब हम सांस लेते हैं लंग्स में तो ऊपर या नीचे, जैसे हम छोड़ते हैं तो ऊपर ऊपर की ओर आएगा, सांस लेते हैं अंदर की तो नीचे की ओर जाता है, तो ये मूवमेंट करता है, ये मस्कुलर होता है। तो वहां से लेके यहाँ तक का जो रीजन होता है डायफ्राम तक का, इसको थोरैक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है, एक तरह से इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि थोरैक्स क्या है। थोरैक्स इज द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम द नेक डाउन। अब देखिए यहाँ पे इसका गलत बता रहा है, क्या बताना चाहिए, या तो उसको बोले कहां से कहां तक है। देखिए अक्सर होता है फ्रॉम हियर टू देयर, जैसे फ्रॉम हियर टू देयर, यहां से वहां तक, या फ्रॉम हियर टू देयर। लेकिन अब वो बताना चाह रहा है कि यहां से यहां तक के रीजन को कहते हैं थोरैक्स। तो इज द अपर पार्ट ऑफ बॉडी फ्रॉम द नेक टू द बॉटम होना चाहिए। तो वास्तव में इसको अगर देखा जाए तो इसको डाउन को यहां लगाना ही नहीं चाहिए था। ठीक, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि द थोरैक्स इज द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम, नहीं डाउन फ्रॉम, इसको या तो हम यहाँ डाउन फ्रॉम द नेक टू द, तो ये इससे हो जाएगा फ्रॉम द नेक टू, फ्रॉम डैश टू डैश। तो फ्रॉम के साथ ये कॉम्बिनेशन चलता है फ्रॉम टू, तो ऐसे समझिए। तो इसको अगर या तो लगाए ही नहीं, तो अगर नहीं लगाएंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा द थोरैक्स इज द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी, कहां से, फ्रॉम द नेक टू द बॉटम ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी समझ में आ सकता है कि जैसे आर्टिकल है द और यहाँ पे डायफ्राम, ये दोनों अलग अलग अंग हैं। तो एक वैसे प्रॉब्लम यहाँ पे भी दिखाई दे रही है वैसे, कि रिब्स एक अलग अंग है। अगर जब अलग अलग का रेफरेंस देता है तो हालांकि दोनों जगह आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए, द रिब्स एंड द डायफ्राम होना चाहिए वास्तव में। जैसे द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल, दो अलग अलग आइडेंटिटी हो गई, और अगर मान लीजिए द मैनेजर एंड प्रिंसिपल, तो वो एक ही व्यक्ति हो गया। तो इसमें चूंकि ऑर्गन्स अलग अलग हैं तो इसलिए इसको होना चाहिए। लेकिन एक बात और भी है ग्रामर में कि अगर कोई और नियम वाक्य में एरर बना रहा हो तो आर्टिकल के एरर को ओवर रूल कर सकते हैं, आप उसको नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन का मिस्टेक है। तो होना चाहिए फ्रॉम द नेक टू, मतलब नेक से, फ्रॉम नेक टू द बॉटम, और नहीं तो फिर ऐसे कर दीजिए डाउन फ्रॉम, कहां से डाउन फ्रॉम द नेक टू द बॉटम, इसकी पोजीशन बदल दीजिए। यानी इस पार्ट में, बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट में यानी इस पार्ट में एरर है। द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, देखिए क्वेश्चन इस पे भी बहुत आता है परीक्षाओं में। देखिए मेरी एक आदत है कि मैं जिस क्वेश्चन को बता रहा हूं अगर उससे संबंधित और बातें भी आई हैं तो मैं बताने की पूरी कोशिश करता हूं कि हो सकता है इसमें ये आया है, किसी और में कुछ और आ जाए एरर, लेकिन आप जितनी जानकारी पा जाए उतने बेहतर है। देखिए दो विषय हैं, एक है एस्ट्रोनॉमी और एक है एस्ट्रोलॉजी। इनको जानिए पहले। एस्ट्रोनॉमी वो आप जानते हैं, ऐसा द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, मतलब जो ग्रह नक्षत्र तारों से के अध्ययन से संबंधित है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें हम भविष्य बताते हैं किसी का, किसके आधार पर, बेस्ड ऑन द मूवमेंट्स ऑफ दीज प्लेनेटरी बॉडीज। नहीं होता जैसे तुला राशि, इस राशि में होगा तो ऐसा भविष्य होगा, इस राशि का है तो ऐसा भविष्य होगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी का विषय है। ये एस्ट्रोलॉजी क्या है, ग्रह नक्षत्र तारों के आधार पे तो भविष्य बताने का काम करता है। ठीक है, तो और ये है एस्ट्रोनॉमी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ, ये दूसरी टाइप का है, मतलब उनके इस अध्ययन को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो कभी कभी क्या करता है एस्ट्रोलॉजी, जहां भविष्य बताने वाले वगैरह की बात होगी तो वहां एस्ट्रोनॉमी लगा देगा, और जहां प्लैनेट्स की स्टडी की बात होगी वहां एस्ट्रोलॉजी, यानी नाउन का मिस्टेक करता है इसमें। लेकिन यहाँ पे फिलहाल ऐसा है नहीं। लेकिन मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी दी। द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ
एस्ट्रोलॉजी, देखिए इसमें भी जैसा कि मैं अक्सर आपको समझाता रहता हूं, नाउन ऑफ नाउन, तो नाउन ऑफ नाउन में वर्ब किसके हिसाब से चलती है, फर्स्ट पार्ट के हिसाब से। तो प्रैक्टिकल यूजेज है तो हैव है। अच्छा, इसमें बहुत से लोगों ने ये भी बता दिया कि क्या नाम है, इसमें कोई एरर नहीं है। बहुत से ऐसे साइटों ने या बहुत से ऐसे चैनलों ने ये भी बता दिया कि इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन एक बात आप जानिए, इसमें एरर है। अगर ग्रामर की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें एरर है। तो द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ, देखिए नाउन ऑफ नाउन के हिसाब से तो हैव होना चाहिए, तो ठीक है, ये तो सही है, यानी इस नियम का वायलेशन नहीं हुआ। सेल्डम, अब आपको पता होना चाहिए, सेल्डम एक एडवर्ब है, ठीक है, ये एडवर्ब है, ठीक है, और ये बता रहा है कैसे, सीरियसली, एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह काम कर रहा है यहां पर फिलहाल, तो सीरियसली, ठीक। द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैव सेल्डम बीन सीरियसली स्टडीड आउटसाइड इंडिया। ये भी जानते कि ये जो एस्ट्रोलॉजी के आधार पे जो भविष्य बताते हैं, ये विदेशों में तो ऐसा होता नहीं, भारत में ज्यादा प्रचलित है। तो ये इसकी स्टडी बाहर, मतलब भारत से बाहर बहुत ही कम हुई है, नहीं के बराबर, सेल्डम। अब देखिए, एक एडवर्ब का रूल ये कहता है कि अगर एडवर्ब आया है वाक्य में, एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह, मान लीजिए एडवर्ब ऑफ मैनर है अगर वो, ठीक है, या एडवर्ब अगर आया है, मान लीजिए एडवर्ब, तो एडवर्ब का एक नियम ये कहता है कि एडवर्ब का प्रयोग जो होना चाहिए वास्तव में या तो वर्ब के बाद, वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद, एडवर्ब ऑफ मैनर टाइप अगर है तो वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे अगर हम कहें शी स्लोली वॉक्स, मान लीजिए ऐसे कह रहे हैं, तो ये गलत बात है, शी स्लोली वॉक्स नहीं होगा, क्या होना चाहिए, ये एडवर्ब है, कैसे, तो शी वॉक्स क्या होना चाहिए, शी वॉक्स स्लोली। तो इसका अक्सर ये देखिए, एडवर्ब की पोजीशन पे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो वास्तव में इसमें होना चाहिए द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैव सेल्डम बीन सीरियसली स्टडीड आउटसाइड इंडिया। देखिए इसमें सीरियसली क्या है, सीरियसली, ये भी सीरियसली कैसे, हाउ, तो सीरियसली बता रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे, गंभीरता के साथ, सीरियसली, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर देखिए ये क्या कर रहा है, देखिए यहां पर स्टडीड के कहां लगा दे रहा है, पहले। हालांकि ये बहुत ही प्रबल नियम नहीं है, प्रबल नियम नहीं है, इसका उल्लंघन होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए स्ट्रक्चर में गड़बड़ लग रहा है। क्या होना चाहिए, द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैव सेल्डम, नहीं के बराबर, सेल्डम, हैव सेल्डम बीन स्टडीड, हैव सेल्डम बीन स्टडीड, क्या, सीरियसली, अब वर्ब के बाद लगाना चाहिए उसको, मतलब इनका अध्ययन नहीं के बराबर, गंभीरता से इनका अध्ययन नहीं के बराबर हुआ है, तो हैव सेल्डम बीन, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टडीड, और सीरियसली की पोजीशन कहां होनी चाहिए थी, सीरियसली की पोजीशन यहां होनी चाहिए स्टडीड के बाद। यानी या तो देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन जो होती है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर इज मोस्टली क्या होती है, इज मोस्टली कहां होना चाहिए, इज मोस्टली आफ्टर वर्ब या ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आया हो या वर्ब के बाद होनी चाहिए। तो यहां से सीरियसली है, इसकी पोजीशन होनी चाहिए थी यहां पर स्टडीड सीरियसली आउटसाइड इंडिया। ठीक, जहां तक मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, और इसको बहुत लोगों ने कुछ और ही बता दिया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 7, 8, 9। अगला एग्जाम्पल है 7, 8, 9। He collected some armfuls of medicine and poured them down the drain. उसने कुछ मतलब दवाइयों को, कुछ अमाउंट की बात कर रहा है, इतनी दवाइयां ली और उसको पोर कर दिया, यानी गिरा दिया, कहाँ, नाली में, बहा दिया, मतलब नाली में। अब देखिए जरा बात समझिए, आपने देखा होगा जैसे स्पूनफुल, आर्मफुल, हैंडफुल, हैंडफुल माने मुट्ठी भर, स्पूनफुल माने चम्मच भर, कितना, ये अमाउंट बताता है, अमाउंट। स्पूनफुल माने चम्मच भर, हैंडफुल माने मुट्ठी भर। तो आर्मफुल का मतलब होता है कि जितना, उतना अमाउंट जितना आप एक बाह में, जैसे लकड़ी है मान लीजिए, आप कितनी लकड़ियां एक साथ ऐसे बाह में ले जा सकते हैं, वो आपकी आर्मफुल हो गई। कितनी, अब दवाई के पैकेट है वगैरह है तो कितने आप ले जाके पैसे पकड़ सकते हैं, तो जितना अमाउंट आप कर सकते हैं तो वो आर्मफुल होता है। अब देखिए इसमें अमाउंट के लिए सम भी लगा रहा है,
इसमें अमाउंट के लिए सम भी लगाया और हार्मफुल भी लगाया। ये दोनों में से ये दोनों नहीं होगा, ये गड़बड़ है। तो इस ऐसी स्थिति में सम का प्रयोग यहाँ पर गलत है। होना चाहिए सी कलेक्टेड आर्मफुल ऑफ मेडिसिन। उसने मतलब जितना एक बाह मतलब बाहों में आ सकता था या जितना एक बार में आ सकता था ऐसे उसको उठाया और पोर कर दिया। तो सी कलेक्टेड आर्मफुल ऑफ मेडिसिन होगा एंड पोर देम डाउन ए ड्रेन, और उसको नाली में बहा दिया। इन मैनी कंट्रीज द यूनाइटेड नेशंस, अब देखिए इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इन मैनी कंट्रीज द यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज पीस कीपिंग फोर्सेज आर ट्राइंग, इसमें भी बहुत लोगों ने गलत बता दिया। लेकिन आप ये समझिए जरा इसको, देखिए एंड से उसने जोड़ा है, किससे जोड़ा उसने, एंड से जोड़ा है दो सब्जेक्ट को। ठीक, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा हो तो सब्जेक्ट क्या हो जाता है, प्लूरल। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। तो इन मैनी कंट्रीज द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज पीस कीपिंग फोर्सेज, ये प्लूरल हुआ तो आर ट्राइंग टू कीप द पीस। अब प्रॉब्लम देखिए, एक मैं नियम अक्सर आपको बताता रहता हूं, उसको भी ध्यान से, आप परीक्षाओं में आता है लेकिन लोग समझ नहीं पाते। एक नियम ये है नाउन पे, नाउन जैसे नाउन है तो नाउन को देखिए वास्तव में अगर देखा जाए तो हम ब्रॉडली अगर देखा जाए मोटे तौर पे तो तीन सेंस में यूज कर सकते हैं। कैसा, एक हो सकता है उसका ब्रॉड सेंस, ब्रॉड सेंस, हालांकि मैं अपने वीडियो में समझा चुका हूं एक बार। ब्रॉड सेंस जिसको हम कह सकते हैं यूनिवर्सल सेंस, यूनिवर्सल सेंस, यूनिवर्सल सेंस में जब हम उसको एक तक ले जाते हैं, एक तक, तो वो होता है उसका लिमिटेड सेंस, लिमिटेड सेंस। लिमिटेड सेंस में ए या एन तक ले जाते हैं उसको। एक होता है रेफरेंस में, किसी जिक्र में होगा, रेफरेंस में, अगर वो रेफरेंस में है। अब देखिए नियम क्या है, नियम ये कहता है कि जब कोई नाउन, ब्रॉड सेंस का अर्थ ये हो गया कि जब उसके जैसे सभी पे बात लागू हो जाए। तो अगर हमने कह दिया ब्रॉड सेंस में, तो ब्रॉड सेंस में नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगता, नो आर्टिकल लगता है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ए एन द में से कोई नहीं लगेगा। लेकिन अगर लिमिटेड सेंस एक पे बात हो रही है तो वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के हिसाब से ए या एन लगता है। अब अगर वो जिक्र में है, किसी रेफरेंस में है या किसी तरह से विशेष बनाया जा रहा है उसको अपने डिस्कशन में, तो वो हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, तो हो जाएगा डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अब इस पे क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे वाटर पे ये बात समझ लीजिए, अगर हम कहें वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, तो पानी तो पीने की, तो सब पानी पे बात लागू हो रही है ना, पानी का इस्तेमाल पीने के लिए होता है। तब हम कहें द वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, अगर वैसे तो बोलचाल में बोल देते हैं लोग, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है, वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग होगा, क्योंकि पानी लगभग सभी पानी सब पे बातें लागू होती हैं। लेकिन अगर हमने कहा कि इस कुएं का पानी खराब है, डर्टी है मान लीजिए, तो हम अब वो किसी रेफरेंस में आ रहा है तो होगा द वाटर ऑफ दिस वेल इज, समझ रहे हैं आप। तो इस पे इसका एक बहुत ही लोकप्रिय एग्जांपल है मैन पर। मैन पे आप जानते हैं, मैन को आप चाहें तो ब्रॉड सेंस में यूज कर सकते हैं, मैन को चाहे तो लिमिटेड सेंस में यूज कर सकते हैं, मैन को चाहे तो रेफरेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे एक बहुत ही वो भी है, मैन इज ए सोशल क्रीचर, द मैन इज ए सोशल क्रीचर तो नहीं बोलते हम, मैन इज ए सोशल क्रीचर, या बोलते हैं मैन इज मॉर्टल, मानव मर्दशील प्राणी है, मैन इज मॉर्टल। तो सभी हैं, ये बात सब पे लागू होती है, तो द मैन नहीं होगा, ए मैन नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ये कहूं आई सॉ मैन वॉकिंग ऑन ए रोड, मैंने आदमी देखा, तो अब सारे मानव के रेफरेंस में तो बात चल नहीं रही, किसी एक को देखा होगा या कुछ को देखा होगा, तो या तो उसमें सम मैन लगाइए और नहीं तो ए मैन बोलिए, आई सॉ अ मैन वॉकिंग ऑन ए रोड। उसी तरह से, लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहूं कि वो आदमी जो सोफा पे बैठा है वो मेरा भाई है, तो वो रेफरेंस में हो गया, तो द मैन सिटिंग ऑन द सोफा, द मैन होगा। उसी तरह से आप यही बात एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर भी लागू होती है। जैसे एक कीट्स की बड़ी मशहूर लाइन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य की एक वस्तु, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। लेकिन उन्हीं की एक लाइन ये भी है कि ब्यूटी इज बट स्किन डीप, ब्यूटी जो है, अब तो क्यों नहीं यहाँ पे ए ब्यूटी बोल रहे हैं,
द ब्यूटी क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ब्यूटी इज स्किन डीप का मतलब हो गया कि वो ब्यूटी को ब्रॉड सेंस में ले रहे हैं वो, कि ब्यूटी जो किसी भी तरह की, जैसे मदर टेरेसा में किसकी ब्यूटी थी? सर्विस की ब्यूटी थी। हो सकता है किसी में सेवा भाव की, किसी में, जैसे लता मंगेशकर में किस चीज की ब्यूटी है? सिंगिंग टैलेंट है, उसकी ब्यूटी ऑफ सिंगिंग टैलेंट है। तो कहने का मतलब सौंदर्य के बहुत आयाम है। तो अगर उसको व्यापक अर्थ में ले रहे हैं तो फिर ब्यूटी इज बट स्किन डीप होगा। लेकिन हम इसको एक पे ले जा रहे हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। लेकिन अगर मान लीजिए मिस्र की महारानी है क्लियोपेट्रा, आपने अगर इतिहास पढ़ा, बहुत खूबसूरत थी, तो अगर मान लीजिए क्लियोपेट्रा के सौंदर्य का वर्णन करना है तो क्या होना चाहिए? ब्यूटी ऑफ क्लियोपेट्रा नहीं, होगा द ब्यूटी ऑफ क्लियोपेट्रा, यानी द होगा उसमें, वो एक रेफरेंशियल स्टेट में आ रही है। तो अब उस इस तरह से देखिए, अगर एक देखें, इन मैनी कंट्रीज द यूनाइटेड नेशंस and other internationally organized peacekeeping forces are trying to keep the peace। ये कौन सा स्पेशल पीस है? द, ये कौन सा पीस है? ये आर ट्राइंग टू कीप क्या? पीस। वो क्या शांति स्थापित करना चाह रहे हैं? वो कोई रेफरेंस में नहीं है, ये ब्रॉड सेंस में है। शांति मतलब जिस सार्वभौमिक शांति, तो ब्रॉड सेंस में है, तो नो आर्टिकल होगा यहाँ पे, नो आर्टिकल। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अर्ली सिटीज, देखिए टेंस की प्रॉब्लम आती है अक्सर। देखिए अब यहाँ क्या बोल रहा है, जो प्राचीन नगर थे, प्राचीन मतलब जानते हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आप तमाम सभ्यताओं संस्कृतियों के बारे में जानते होंगे। तो प्राचीन शहर में, अच्छा आपने देखा अक्सर जो प्राचीन नगर बसे कहाँ बसे? नदियों के किनारे। क्यों? क्योंकि उनकी मोस्टली जरूरतें क्या है भाई? पानी वहीं से मिल गया, खेती वहीं आसपास कर ली, वहीं जानवर पाल लिए, जानवरों को वहीं पानी खाने, मतलब समझ रहे हैं, सब आसपास वहीं होता था। तो मोस्टली रिवर वैली सिविलाइजेशन है मोस्टली। तो अगर अब देखा जाए तो क्या बोल रहा है? अर्ली सिटीज रिलाई ऑन फूड एंड वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग कंट्री साइड। तो जो पहले के जो होते थे, सिटीज होते थे, तो वो डिपेंड करते थे किस पर? अपने खाने और पानी पे, अपनी सराउंडिंग के आसपास पे डिपेंड करते थे। लेकिन आज जो सिटीज हैं ऑफन डिपेंड ऑन डिस्टेंस सोर्सेज। आज क्या है, अब देखते हैं सेब होता है कहाँ पे? कश्मीर में, और उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है पूरा, तो दूर 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 पे डिपेंड कर रहा है। मटर प्याज उग रही है महाराष्ट्र में, पूरे देश में उसका मतलब वितरण होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। प्राचीन में तो अगर बात कहना चाह रहा थी, ये टेंस का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे रिलाई बोल रहा है। अच्छा, डिपेंड ऑन और रिलाई ऑन एक ही जैसे वर्ड है। रिलाई ऑन माने भी किसी पर निर्भर होना, और डिपेंड ऑन माने वाले, लेकिन उसने यहाँ रिलाई नहीं लगाया, उसने चालाकी की कि लड़का इस पर ध्यान न देने पाए। डिपेंड ऑन और रिलाई ऑन, यानी वर्तमान समय में हम किस पर निर्भर करते हैं? दूर दराज के सोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। लेकिन पहले लोग किस पर निर्भर करते थे? तो यानी पास्ट टेंस में था ना, तो यहाँ पे होना चाहिए था रिलाइड ऑन, यानी टेंस का मिस्टेक इस पार्ट में। ठीक है, ए पार्ट में मिस्टेक है टेंस का। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि हमारे दादाजी बैलगाड़ियों पे चलते हैं, नहीं ना, हमारे दादाजी बैलगाड़ियों पे चलते थे, और अब हम क्या चलते हैं? अब हम तमाम तरह की गाड़ियों पर चलते हैं। तो वो प्राचीन बात थी और एक ये अभी की बात है। तो टेंस का प्रॉब्लम है इसमें। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चंस, क्योंकि अब एक ही बचा है एरर में, तो इसको अकेले सिंगल देख लेते हैं। क्लाइमेटिक, ये देखिए दोनों बातें हो सकती हैं, चाहे तो क्लाइमेटिक चेंज बोलें, मौसमी परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज ये भी सही है, क्लाइमेटिक चेंज ये भी सही है, लेकिन ये भी गलत नहीं है फिलहाल। क्लाइमेट चेंज मौसम का परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज मौसम का परिवर्तन, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज, अच्छा मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर मेन क्या है? नाउन। मेन नाउन ये है मेन। चेंज, अब ये नाउन क्लाइमेट है, लेकिन काम किसका कर रहा है? ये किसका परिवर्तन? ये परिवर्तन किसका है? ये चेंज किसका है? क्लाइमेट का। तो ये नाउन होते हुए काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ गड़बड़ नहीं है। क्लाइमेट चेंज, अब देखिए क्या बात कर रहा है। क्लाइमेट मौसम का परिवर्तन, चाहे वो प्राकृतिक हो और चाहे ह्यूमन इंड्यूस हो, यानी चाहे मानव जनित हो। मानव, आप जानते हैं मानव ने भी तमाम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए। इससे भी आप ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट जान ही रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रहा है? प्रकृति ने तो किया नहीं ये प्रॉब्लम। लेकिन अगर कहीं पे सुनामी आती है, चाहे कुछ आता है, तो भाई प्रकृति भी करती है। तो कहने का मतलब है जो प्राकृतिक जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर चाहे वो नेचुरल हो चाहे
वेदर इट इज नेचुरल या वेदर नेचुरल हो या ह्यूमन इंड्यूस्ड हो, इज, देखिए वर्ब यहां पे लाया, इज स्ट्रेसफुल फॉर द पीपुल, ठीक है, वो लोगों के लिए क्या है या देशों के लिए क्या है, वो मतलब प्रॉब्लम का कारण है। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि देखिए एक नियम ये कहता है प्रोनाउन का कि अगर जैसे हमने कहा माई फ्रेंड राजू, माई फ्रेंड बोला राजू, अब उसके बाद ही इज बोल दिया, तो देखिए जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, जैसे माई फ्रेंड, कौन माई फ्रेंड, राजू, ही इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, मान लो जो भी ऐसे है, तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए जब तक देखिए प्रोनाउन का प्रयोग कब होता है, प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के स्थान पर होता है, और जब वर्ब एक बार हो चुकी हो तब उसके बाद होगा तो होगा। अब देखिए लेकिन यहाँ पे क्या माई फ्रेंड राजू, तो ही क्या गड़बड़ है ना, तो माई फ्रेंड राजू इज होना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पर है क्लाइमेट चेंज, क्या क्लाइमेट चेंज, वेदर, चाहे वो क्या हो, वेदर नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस, चाहे वो नेचुरल हो या ह्यूमन इंड्यूस हो, इज स्ट्रेसफुल फॉर द पीपल, ठीक है। तो यहां पर ये नहीं होना चाहिए था, ये इट जो आया ये प्रोनाउन है इट, और इट किसके लिए आ गया, क्लाइमेट चेंज के लिए। अभी क्लाइमेट चेंज पे बात पूरी ही नहीं हुई और उससे पहले एक प्रोनाउन का, ये प्रोनाउन किससे रिलेटेड कर रहा है, क्लाइमेट चेंज से, ये प्रोनाउन है। तो ये अगर ये प्रोनाउन, अब देखिए नाउन पे जब तक बात अभी पूरी ही नहीं हुई उसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग करना ग्रामेटिकली गलत है। तो क्लाइमेट चेंज, मौसम परिवर्तन, वेदर, क्लाइमेट चेंज वेदर नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस, चाहे वो नेचुरल हो या ह्यूमन। अच्छा एक और भी ग्रामर का नियम जाइए, वेदर के बाद जब भी कंजंक्शन का प्रयोग होगा वो और ही आता है, ये भी एक ग्रामर है, वेदर के बाद और का प्रयोग होता है अगर कंजंक्शन के रूप में होगा, ठीक। तो अब देखिए क्लाइमेट चेंज वेदर मौसम परिवर्तन, चाहे वो नेचुरल हो चाहे ह्यूमन इंड्यूस्ड हो, इज, अब बात सही हो गई, यानी इसका प्रयोग गलत हो गया, यानी ए पार्ट में मिस्टेक है, ठीक। अब देखिए हम लोग सारा एरर कर चुके हैं। अब ये मैं जो पेपर पे डिस्कशन कर रहा हूँ, ये पेपर है वास्तव में ए सीरीज का, जो 14 नवंबर को हुआ था, उसका ए सीरीज का पेपर है। अब अगले क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। अब अगला क्वेश्चंस है, हमें क्या चुनना है, इडियम और फ्रेजेस में से चुनना है। देखिए इडियम फ्रेज का सिंपल सी बात होती है, देखिए इसका मैं कोई, आप ये नहीं कह सकते रट ग्रामर, ये ग्रामर को नहीं फॉलो करता, ये सिंपल सी बात है, जिसका मतलब ये होता है तो वही होता है, और ये कोई जरूरी नहीं कि वो शब्दों से निकल जाए, शब्दों के परे अक्सर होता है, अक्सर शब्दों से अलग होता है, ठीक है। अब जैसे वंस ओवर है, वंस ओवर का मतलब होता है जब किसी चीज को हम बड़ी तेजी से, या टू लुक समथिंग वेरी क्विकली या एग्जामिन समथिंग वेरी क्विकली, जब किसी चीज को बड़ी तेजी से हम देखते हैं तो उस सेंस में आता है वंस ओवर। तो अब देखिए किसी चीज को इंस्पेक्शन, सपोज यू आर इंस्पेक्टिंग समथिंग डॉक्यूमेंट्स, लेकिन बड़ी तेजी से आप काम कर रहे हैं ये सब, तो ऐसी स्थिति में वंस ओवर का प्रयोग होता है जब कोई किसी काम को या किसी क्रिया को आप बड़ी तेजी से कर रहे हो, और वैसे भी वो लुकिंग के सेंस में होता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसके सेंस में क्या आ रहा है, अभी विस्तार से करना एक बोल रहा है किसी चीज को जरूरत के हिसाब से करना, और एक बोल रहा है किसी के लिए करना। वास्तव में क्विकली का सेंस किस में जा रहा है, ए में, तो यानी यहां पर इसमें होगा ए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ए बैग ऑफ बोन्स, ये तो बहुत ही आसान है, ए बैग ऑफ बोन्स, तो ये तो बहुत बार पूछा गया है कई अलग अलग तरह के एग्जामों में। बैग ऑफ बोन्स, ये तो आप इसका चाहे तो देखिए कभी कभी निकल भी जाता है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो अर्थ निकल भी जाता है। ए बैग ऑफ बोन्स का मतलब क्या, हड्डियों का ढांचा। तो हड्डियों का ढांचा कौन हो सकता है, जो कि बहुत ही कमजोर व्यक्ति, वेरी थिन या वेरी बहुत ही दुबला पतला आदमी के सेंस में, कमजोर वीक या थिन के सेंस में आएगा, बहुत ही कमजोर व्यक्ति के लिए। तो ऐसा क्या है, फैट बोल रहा है, थिन, यहाँ पर सॉरी इसमें एक टाइपिंग का मिस्टेक हो गया, एक ऑप्शन में होना चाहिए था थिन, एक ऑप्शन में थिन या वीक का सेंस आना चाहिए, थिन या वीक, है ना। तो जिसमें भी थिन या वीक का ऑप्शन होगा वही आंसर है, ठीक। तो एक्सट्रीमली फैट पर्सन एंड एक्सट्रीमली थिन पर्सन, ठीक। तो इसमें यहाँ अगर हम यहाँ थिन मान लें तो जिसमें भी थिन का ऑप्शन रहा होगा वो वीक का ऑप्शन रहा होगा, वही आंसर होगा, ठीक है। ये टाइपिस्ट का मिस्टेक हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ के रेफरेंस में ए मतलब जिसमें भी थिन या वीक का सेंस हो,
ठीक है, थिन या वीक का सेंस जिसमें होगा वही होगा। मडी द वाटर्स, अगर देखिए अब गांव इलाके के अगर आप हैं तो आप जानते हैं कि जैसे मछलियां मारी जाती है तो पानी को तो खूब मतलब हिला दिया जाता ताकि उसमें मिट्टी मिल जाए तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो मछलियां फड़फड़ा के सब ऊपर आ जाती हैं। यानी मछलियों के लिए स्थिति और बिगड़ गई, मतलब कहने का, इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा है नहीं। लेकिन अब देखिए मडी द वाटर्स मतलब क्या मतलब हुआ? मडी द वाटर्स का मतलब हुआ टू मेक समथिंग STG समथिंग या किसी सिचुएशन को, टू मेक समथिंग या सिचुएशन मोर कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स, आप उसको और जटिल बना दें, समस्या को और बिगाड़ दें और जटिल बना दें। तब देखिए क्या बनना चाहिए, इजी। इसमें भी देखिए टाइपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, इसमें एक डिफिकल्ट ऑप्शन होगा, टू मेक द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट। तो जिसमें भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स, तो वो ऑप्शन आंसर हो जाएगा कि सिचुएशन को और बिगाड़ देना। ठीक, अच्छा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे टू मेक द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन इसका आंसर है, टू मेक द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड, यानी स्थिति को और बिगाड़ देना। अब चलिए अगले क्वेश्चंस कर लेते हैं। टू लेवल विथ का अर्थ होता है, इसका अर्थ हुआ, टू लेवल विथ का अर्थ हुआ टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, यानी आप एकदम स्पष्ट हैं किसी के प्रति, एकदम फ्रैंक हैं, एकदम स्पष्ट हैं, क्लियर है एकदम, यानी खुल के बात करते हैं आप। ये तो एकदम डायरेक्ट है, सीधी सी बात है, तो एकदम डायरेक्ट है। टू बी ऑनेस्ट इसका होगा आंसर। शो योर हैंड, अब देखिए इसका भी अर्थ निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, अपने थोड़ा सा देखिए दिमाग को थोड़ा सा अलग लेवल पे ले जाइए, समझने की लेवल पे। तो जैसे शो योर हैंड, अपने हाथ दिखाओ, मतलब कि इसका अर्थ हुआ टू शो या एक्सप्रेस, क्या? टू शो या एक्सप्रेस वंस इंटेंशंस, अपने इरादे या आइडियाज बिफोर, मतलब किसी के सामने क्या करना, अपने आइडियाज या प्लान्स या आपकी योजनाएं हैं कोई, तो आपने जो पहले छुपी थी, तो टू शो या एक्सप्रेस वंस इंटेंशंस, आइडियाज, प्लान्स एटसेट्रा दैट वेर हिडन, जो पहले क्या थी? छुपी थी। दैट वेर हिडन, जो पहले नहीं पता थी सबको, आपने उसको बता दिया, यानी डिस्क्लोज कर दिया एक तरह से सबके सामने। तो क्या होना चाहिए? टू, अब क्या है? टू टेल पीपुल अबाउट योर प्लान्स, ये तो हम देखिए डायरेक्ट है, आप किसी व्यक्ति को अपनी योजनाएं या इंटेंशंस या इरादे बता देना। ठीक, अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है टू पुल अप। देखिए वैसे इसके भी बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन इसका देखिए टू पुल अप के भी बहुत अर्थ होते हैं। पुल अप का एक अर्थ होता है सडनली टू कम टू स्टॉप, अचानक आप रुक जाएं, कम टू स्टॉप, एक ये है। लेकिन पुल अप का एक अर्थ होता है, जैसे आपने जैसे मान लीजिए अक्सर देखा होगा कि जैसे दौड़ में कोई पिछड़ गया तो वो अपने को खींच के बराबरी तक ले जा रहा है, उस लेवल तक ले जा रहा है, तो ही इज पुलिंग अप, वो अपने आप को, यानी एक तरह से दो की, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, मान लीजिए आप ड्राइविंग करते हो, कोई गाड़ी आपसे आगे जा रही है, आप पीछे से आप जा रहे हैं, तो आपने उसके बीच के डिस्टेंस को कम कर दिया, यानी उसको यू हैव पुल अप, मतलब आपने उसको पुल अप किया, एक तरह से उसको अपने आप को खींच के वहां तक ले गए। तो एक तरह से कहने का मतलब कि टू रिड्यूस द गैप, आप किसी चीज के गैप को या अंतराल को कम कर दे रहे हैं, यानी अपने आप को खींच के उस पोजीशन तक ले जा रहे हैं, उसके करीब ले जा रहे हैं, यानी आप किसी तरह से की दूरियों को कम कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, टू लिफ्ट द हैवी वेट्स होगा नहीं, टू चेक वन सेल्फ होगा नहीं, और टू शॉर्ट ऑफ ए डेस्टिनेशन माने मतलब आप गंतव्य जहां पे तक आपको जाना। लेकिन यहाँ क्या है, टू यहाँ इससे मैच कर रहा है,
टू रिड्यूस द गैप, यानी जो दोनों का गैप है उसको आपको कम कर रहे हैं, तो टू शॉर्टन द डिस्टेंस, टू पुल अप। ठीक, बी आउट ऑफ एक्शन, ये तो साफ साफ बता रहा है कि आप एक्शन में नहीं है, बी आउट ऑफ एक्शन है, यानी आप क्या हैं, इनएक्टिव हैं, इनएक्टिव हैं, यानी आप इस समय क्रियाशील नहीं है, आउट ऑफ एक्शन है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यू आर नॉट इन फंक्शन, मतलब आप इस समय मतलब फंक्शन में नहीं है, तो क्या होना चाहिए, टू बिकम डिसफंक्शनल। सीधा ये तो पनिशमेंट रिवार्ड का कोई मतलब नहीं। ठीक, तो यू आर बिकम डिसफंक्शनल। क्लियर। तो देखिए इडियम फ्रेजेस में मोस्टली का अर्थ आप नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस रखते हैं और वाक्यों में अगर दिया है, और इसमें तो वाक्यों में अगर दिया है तो और थोड़ा आसान हो जाता है, उससे अर्थ निकालने में थोड़ी आसानी होती है। अब लेकिन देखिए ये भी आसान है, लर्निंग फ्रॉम। अच्छा, इस बार एक बात मैंने नोटिस की है कि पेपर जो आया है वो बहुत ईजी लेवल है, बहुत ही ईजी लेवल है, क्योंकि एनडीए के स्तर को जिसको देखते हुए ये पेपर मुझको तो बहुत मतलब बहुत जैसे, और एक आम ऑब्जर्वेशन है बच्चों के अमाउंट भी मैंने देखा, तो बच्चों के हिसाब से भी पेपर बहुत इजी है। ठीक, अच्छा देखिए, लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। अच्छा, आपने पढ़ा नॉकडाउन, जैसे मार के गिरा देना, या कहने का मतलब ये है कि अब सीखना कहाँ से, फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स, मतलब जैसे हम सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग समथिंग, कहाँ से, फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स, मतलब खुद आप उस चीज को महसूस कर करके सीख रहे हैं, यानी जीवन के कड़े अनुभवों से आप सीख रहे हैं। इसका मतलब है लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस है, यानी आप अपने जो कठिन अनुभव हैं उनसे आप जीवन में सीखते हैं। तो व्हेन यू लर्न समथिंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, तो यू आर लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक। और आप जानते हैं जीवन बहुत कठिन होता है, सबका हर एक का कहीं ना कहीं किसी न किसी रेफरेंस में जीवन इतना आसान नहीं है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, हम हर दिन तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं, फिर उनसे कुछ सीखते भी हैं उस चीज़ों से। तो वैसे ही कुछ बात है, लर्निंग थिंग्स फ्रॉम डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस, इसका आंसर ये है डी, ये इसका आंसर है। ठीक बच्चों, रेज सम हैकल्स। अब देखिए रेज सम हैकल्स का मतलब होता है, अब देखिए अब इसको आप थोड़ा इसको आप नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप जानते ना हो। रेज सम हैकल्स का मतलब होता है टू एनॉय, ट्रबल समवन, किसी ने कुछ परेशानियां आप किसी के लिए पैदा कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ परेशानियां या उसको परेशान कर दे रहे हैं आप कुछ ऐसा करके। तो अब देखिए, तो ये भी डायरेक्टली दिया, टू एनॉय दिया है, स्वाभाविक सी बात है, एकदम क्लियर है, यानी इसमें भी। अब बाकी देखिए कुछ मैच ही नहीं कर रहा। रेज सम हैकल्स माने कुछ किसी के लिए कुछ समस्याएं पैदा करना या किसी को कुछ दिक्कतें पैदा करना, तो स्वाभाविक सी बात है आप उसको ट्रबल कर रहे हैं, यू आर ट्रबलिंग समवन। अगला देखिए, ए मैन ऑफ लेटर्स, ये भी बहुत ही कॉमन पूछा है, ए मैन ऑफ लेटर्स, ये भी बहुत सिंपल है। ए मैन ऑफ लेटर्स कौन होता है, मैन ऑफ लेटर्स होता है ए स्कॉलर या लर्नेड पर्सन, जो काफी विद्वान टाइप का आदमी हो, उसको कहते हैं ए मैन ऑफ लेटर्स। तो स्वाभाविक सी बात, ये तो बहुत ही इजी है। तो अब आर्टिस्ट होगा नहीं, ए स्कॉलर इन लिटरेचर, ये हो स्कॉलर इन लिटरेचर। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये तो बहुत ही इजी वाला था, ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो अब देखिए हम लोग इडियम फ्रेजेस पे कर चुके हैं, अब अगला देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए किस पे है, अरेंजमेंट पे। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चंस किस पे हैं, ये क्वेश्चंस हैं बुकलेट सीरीज डी के। ये PQRS यानी अरेंजमेंट पे क्वेश्चंस हैं। देखिए हर एक चीज को करने का एक तरीका होता है, मेथड होता है। PQRS बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम बनता है, लेकिन इसमें जितने PQRS दिए हैं, अगर इसमें ऑप्शन ऐसे ऐसे दिए हैं कि बहुत ही इजी बन गया है PQRS। इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आप सब्जेक्ट क्लियर कर लीजिए कि सब्जेक्ट कौन होगा या कहां से बात शुरू होगी, स्टार्ट में कौन होगा, तो बाकी ऑप्शन देख के आप ऑप्शन देख के मार सकते हैं। इतना इजी दिया इस बारी PQRS। एक आध अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे PQRS बहुत इजी हैं। अगर आप बस ये डिसाइड कर लें कि इसमें सब्जेक्ट पहले कौन आएगा, बस इतनी बात है। अच्छा, इसको करने के बहुत से तरीके होते हैं। एक जो करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कहाँ से शुरुआत हो सकती है। अगर ये नहीं पकड़ पा रहे हैं
तो कोई बात नहीं, आप ये देखिए देखिए इसलिए कहते हैं ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए काफी। तो कोई ग्रामेटिकल लिंक होगा, कोई ग्रामेटिकल कनेक्शन होगा, हो सकता है आइदर और हो, तो आइदर पहले होगा और बाद में होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा, तो उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जो बन रहा है उसको फिर ऑप्शन पे देख लीजिए उसका विकल्प, तो बड़ा इजी हो जाता है प्रोसेस। देखिए जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, देखिए जैसे ही है symbolic of peace and prosperity, the Gupta Empire in India is represented through numismatic, archaeological and literary evidence of multiple kinds। स्वाभाविक सी बात है, अगर मतलब थोड़ा बहुत भी जो जानकारी रखता है, अगर उससे पूछोगे कब वाक्य की शुरुआत कहाँ से होगी, तो क्या सिंबॉलिक ऑफ पीस से हो सकती है, रिप्रेजेंटेड से हो सकती है, आर्कियोलॉजिकल से हो सकती है, क्या नहीं, साफ कोई भी कह देगा कि कहाँ से शुरुआत होगी। ये कोई भी कह देगा सर क्यू से शुरुआत होनी चाहिए। कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए? क्यू से। अगर क्यू से शुरुआत होनी चाहिए तो ऑप्शन में देखिए क्यू 2 ऑप्शन है, तो द गुप्ता एम्पायर इज, अब गुप्ता एम्पायर इज के बाद क्या होना चाहिए? इज सिंबॉलिक ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, यही तो बहस कर रहा है। इज आर्कियोलॉजिकल हो नहीं सकता, इज रिप्रेजेंटेड थ्रू न्यूमिस्मेटिक। देखिए क्या, गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज सिंबॉलिक ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, और ये पीस एंड प्रॉस्पेरिटी किसमें दिखाई दे रही है? रिप्रेजेंटेड थ्रू न्यूमिस्मेटिक। अच्छा, अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री के बारे में, तो आप जानते हैं कि हिस्ट्री जानने के बहुत से स्रोत हैं। तो हिस्ट्री जानना, देखिए एक कनेक्शन तो ये भी है कि हिस्ट्री जानने के सोर्स हैं, तो आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक चीजों से हम जानते हैं, यानी जो साहित्य से जानते हैं और सिक्कों से जानते हैं। तो देखिए यहाँ नहीं मैं कर रहा कि न्यूमिस्मेटिक, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी डिवाइस, तो कहीं ना कहीं अंत में क्या होना चाहिए? आर एस टाइप का होना चाहिए, आर के बाद एस, क्योंकि ये कनेक्शन है ना, न्यूमिस्मेटिक, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंस, तो कहने का मतलब आर के बाद एस होना चाहिए। देखिए इसी में है, यानी क्यू से शुरुआत है, आर के बाद एस है। देखिए पहले नियम जानिए, फिर उसके बाद क्या करिए आप उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए नियम जानने के बाद उस पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, आपने नियम कितना भी जान लिया, जब वहां आएगा तो फ्लॉप हो जाएंगे, जब तक कि आपने प्रैक्टिस न की हो। चलिए अगले क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए द ट्रांसपोर्टेशन, अगला क्वेश्चन ही कह रहा है द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सो दैट, अब देखिए द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सो दैट, कुछ अजीब नहीं लग रहा, लेकिन या एंड से वाक्य की शुरुआत हो नहीं सकती। प्रोवाइड्स से देखिए वर्ब है, यहाँ पर वर्ब से शुरुआत हो रही, तो ये हाँ आप जानते हैं देयर आर, देयर इज, इस तरह से वाक्य की शुरुआत हो सकती है। तो यानी देयर आर मेनी वेज टू रीस्ट्रक्चर। अब देखिए रीस्ट्रक्चर दे रहा है, तो व्हाट, क्या रीस्ट्रक्चर करेंगे हम? अगर रीस्ट्रक्चर करेंगे तो ये वर्ब है, तो रीस्ट्रक्चर क्या करेंगे? व्हाट, यानी समथिंग, कुछ तो करेंगे। तो यानी वाक्य की शुरुआत किससे होनी चाहिए? एस से। अब देखिए अच्छा ये तो यहीं पे क्लियर हो गया। अगर एस से देखें तो ऑप्शन तो एक ही है, एस पे, ये लीजिए हो गया। कितना कितना आसान है। देयर आर मेनी वेज टू रीस्ट्रक्चर द, अगर इसका आगे देखें तो देयर आर मेनी वेज टू रीस्ट्रक्चर व्हाट, रिस्ट्रक्चर के बाद कोई नाउन सिस्टम आना चाहिए, यानी द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे हम कि उसको पुनर्संगठित कर सकते हैं यातायात के साधनों को या सिस्टम को, तंत्र को, सो दैट, ताकि इट क्या करे? इट प्रोवाइड्स, देखिए ताकि ये दे सके मोबिलिटी टू एवरीवन एंड नॉट जस्ट द एफ्लुएंट सोसाइटी, रिच सोसाइटी को नहीं या प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं, सबको ये दे सके सुविधाएं। ठीक, बहुत आसान था ये सब आसान है क्वेश्चंस। अगला देखिए, अगला देखिए एंड से वाक्य की शुरुआत हो गया बच्चों, बताओ नहीं ना? रिलेशनशिप बिटवीन, ये हो भी सकता भाई, रिलेशनशिप बिटवीन लैंड हो भी सकता है, लेकिन अभी देखते हैं क्या है। द ग्लोब शोज, देखिए ग्लोब दिखाता है कि अर्थ स्फेरिकल शेप, कि अर्थ का जो स्फेरिकल शेप है वो किसकी वजह, देखिए तो यानी एक तरह से देखने के बाद एंड से वाक्य की शुरुआत होनी नहीं है, एंड यानी दो पी और एस से तो नहीं होगी, अब या तो क्यू से हो या तो आर से, लेकिन क्या सही लग रहा है? द ग्लोब शोज अर्थ का स्फेरिकल शेप बताता है, गर्थ, अर्थ, ग्लोब, द ग्लोब शोज अर्थ स्फेरिकल शेप, ये हुआ। तो यानी वाक्य की शुरुआत किससे होनी चाहिए? आर से होनी चाहिए। देखिए क्लियर हो गया कि नहीं? अब आर तो, अब वाक्य की शुरुआत अगर आर से होनी चाहिए तो यही होगा वाक्य। अब ये हो गया, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया लगभग, ये लगभग क्लियर है कि अगर हमारा वाक्य की शुरुआत में आर आएगा तो क्या आएगा? अगर आर आएगा तो हमारा हो गया ये। लेकिन इसको चेक भी कर लीजिए सही है कि नहीं। देखिए द ग्लोब शोज अर्थ स्फेरिकल शेप, एक तो अर्थ की स्फेरिकल शेप को शो करता है, और क्या?
एंड एक्यूरेटली, और एकदम सही सही डिस्प्ले करता है। स्पेशल माने स्पेस यानी स्थान से संबंधित, यानी स्पेशल क्या, स्पेशल रिलेशनशिप। देखिए सब बैठ जा रहा है कि नहीं इस पे, बिटवीन लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज, यानी बी इसका ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 क्वेश्चन है, 24वां नंबर क्वेश्चन है द फंक्शन। देखिए इसको भी देखिए, द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज। अच्छा देखिए थोड़ा बहुत एक बात है कि हर विषय का थोड़ा बहुत अब आदमी पढ़ता है, बचपन से पढ़ता है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट तमाम चीजें, तो प्रारंभिक लेवल पे तो सब कुछ पढ़ाया जाता है ना, बायो भी पढ़ाई जाती है, फिजिक्स भी पढ़ाया जाता है, मैथ भी पढ़ाया जाता है प्रारंभिक, लेकिन बच्चे उस अवस्था में ध्यान नहीं देते ना पढ़ाइयों पर। अगर पढ़ाई पर ध्यान दें तो बेसिक तो कुछ वैसे भी सुधर जाएगा। आप कैपिलरीज जानते हैं, केशिकाएं होती हैं, तो द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज, अब ये हो सकता है, देखिए तो जो कैपिलरीज केशिकाओं का जो फंक्शन है, जो फंक्शन क्या है, इज टू टेक, यानी होना क्या चाहिए, पी के बाद आर, काम खत्म। देखिए तुरंत क्या होगा, पी के बाद आर। कितना टाइम लग रहा है इसको करने में, इसको करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, समझ लीजिए अगर आप टेक्निक जानते हैं तो। द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज, वैसे ये आसान भी दिए थे, ये बहुत आसान दिए गए हैं, तो इसमें होगा द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज इज, जो केशिकाओं का जो फंक्शन है वो क्या करना फंक्शन है कि वो न्यूट्रिएंट्स, पौष्टिक पदार्थों को, ऑक्सीजन को और अदर मटेरियल्स को ले जाएं टू द सेल इन द बॉडी एंड टू टेक देयर वेस्ट मटेरियल, उसकी वेस्ट को वापस लेके आए। ये बहुत इजी है, ये सब भी बहुत क्वेश्चन बहुत इस बार इजी आए। अब इससे हो सकता है मेरिट बहुत आगे चली जाए, मेरिट तो चढ़ी जाएगी जब इतना, देखिए जब क्वेश्चन लेवल इजी होते हैं तो मेरिट बहुत जाती है, बल्कि होना ये चाहिए कि क्वेश्चन लेवल हमेशा डिफिकल्ट होना चाहिए। क्वेश्चन लेवल अगर डिफिकल्ट है तो फिर उसमें टैलेंट शो करने का मतलब पता चलता है कि मतलब वास्तव में कौन जानता है। ठीक, चलिए अब देखिए क्या बोला। अच्छा इसमें एक फ्रेज जैसा है, ए टीन ईयर। टीन ईयर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो क्या है, मतलब कि इनसेंसिटिव है टू किसी के स्पीच के प्रति या किसी के म्यूजिक के प्रति, यानी उसका कान उसके प्रति संवेदनशील नहीं है, वो ही डज नॉट लाइक। तो 18 ईयर वो व्यक्ति होता है, वन हु इज इनसेंसिटिव, या उसको उसके प्रति मतलब एक्टिव नहीं है, किसके प्रति, टू समवन्स स्पीच। जैसे आपने पढ़ा हुआ एक डेफ ईयर, डेफ ईयर का मतलब वो किसी की बात को सुनता ही नहीं, सुन के अनसुना कर देता है। तो मतलब कहने का मतलब ऐसे 18 ईयर है, 18 ईयर का मतलब ऐसा हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो म्यूजिक के प्रति या स्पीच के प्रति उदासीन हो, उसको मतलब उसको ना उस पसंद हो, ऐसे समझ लीजिए। तो अब देखिए क्या बोल रहा है। अब इसमें क्या, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें आदमी कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन अब देखिए, अब इसमें लाइक माइन आया, जो मेरे जैसा व्यक्ति, तो अब होना क्या चाहिए वास्तव में, होना चाहिए इसको, अब होगा इसको, जैसे इसमें कोई स्ट्रक्चर पकड़िए पहले। हाँ अब देखिए होने के लिए तो ये देखिए, इसके देखिए क्या क्या हो सकता है, इवन टू समवन विथ ए, देखिए एक तो ये हो सकता है इवन टू समवन विथ ए टीन ईयर, मतलब यहां तक कि उसके लिए भी इवन टू समवन विथ ए टीन ईयर लाइक माइन, मतलब उस व्यक्ति के लिए जो मेरे जैसा आदमी हो, जिसका टीन ईयर हो, इवन टू समवन विथ ए टीन ईयर लाइक माइन, उसकी गायकी हर सिंगिंग साउंडेड क्या, प्रेटी मेलोडियस। तो यानी क्यू के बाद आर हो और आर के बाद देखिए इवन टू समवन विथ, मतलब उस व्यक्ति के लिए भी जो क्या है, असंवेदनशील है किसके प्रति, जो जो कि सॉरी मेरे जैसा जो व्यक्ति है, लाइक माइन, उसकी सिंगिंग उसको भी अच्छी लग रही है, प्रेटी मेलोडियस। तो यानी बैठ कौन रहा है ऑर्डर में, बैठ रहा है ये, बैठ रहा है ऑर्डर में ये। ठीक, तो होगा इवन टू समवन विथ ए टीन ईयर लाइक। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें लड़के कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, लेकिन फिर भी अगर आप देखिए टेक्निक अगर जानते हैं तो दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 से। द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन मॉडर्न फैक्ट्रीज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल वॉज प्रो कैपिटलिस्ट। प्रो कैपिटलिस्ट का मतलब जो एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी सिस्टम जो पूंजीवाद का समर्थन करता है। ठीक, पूंजीवाद का समर्थन करता है, यानी कैपिटलिस्ट के फेवर में बात करता हूं। तो देखिए अब इसमें क्या सब्जेक्ट बनता, दो नहीं बन सकता,
अब इसमें सबसे बेस्ट सब्जेक्ट क्या बनेगा लग रहा है? लग रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब अंडर द ब्रिटिश, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश, ठीक, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा इसमें देखिए एक कनेक्शन और भी है, दो इट टुक सम हाफ हार्टेड स्टेप्स टू मिटिगेट, मिटिगेट माने होता है रिड्यूस, मिटिगेट माने रिड्यूस, मिटिगेट माने होता है रिड्यूस। अब देखिए रिड्यूस करेंगे तो कुछ तो घटाएंगे, रिड्यूस क्या, रिड्यूस द सॉरी स्टेट, मतलब कम करेंगे द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द मॉडर्न फैक्ट्रीज, ठीक। अब देखिए तो यानी कि एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में एस के बाद पी आना चाहिए। तो अब देखिए कितने ऑप्शन में एस के बाद पी आया है, सिर्फ एक ऑप्शन में एस के बाद पी आया है। देखिए क्लियर है, कितना आसान है। कोई देखिए अब मैंने यहाँ कैसे पकड़ने की आपको बताने का, यहाँ कुछ रिड्यूस करेंगे। आप रिड्यूस क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिड्यूस नहीं करेंगे, रिड्यूस क्या करेंगे, द सॉरी स्टेट माने बुरा, जो बुरी स्थिति है अफेयर्स की, तो द सॉरी स्टेट ऑफ, यानी कहीं ना कहीं एस के बाद पी आना चाहिए। देखिए ऑप्शन में अब ऑप्शन तो नजर आते हैं ना, ऑप्शन के एस के बाद पी खट से मार के निकल लिया आप, ठीक है। तो अब इसका पूरा अगर पढ़ के देखें तो क्या होगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, अंडर द ब्रिटिश वॉज प्रो कैपिटलिस्ट, वो प्रो कैपिटलिस्ट थी, दो हालांकि उसने हाफ हार्टेड मैंने आधे मन से स्टेप लगाए टू रिड्यूस या क्या द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, देखिए ये इस बारी तो इतने आसान क्वेश्चन आए कि अगर लड़का सब फर्स्ट पार्ट बस क्लियर कर ले तो बाकी तो ऑप्शन देख रहे हैं। देखिए पी क्यू आर, क्यू मतलब दो पे ही, मतलब बहुत ऑप्शन बहुत इजी दिए गए हैं। तो अब इसमें देखिए क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विशेषता थी ब्रिटिश रूल की इन इंडिया, एंड द नेट रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए आया ना, ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश एक प्रॉपर एडजेक्टिव है, ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश एक प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पे अगर कनेक्शन देखा जाए तो प्रॉपर एडजेक्टिव है ब्रिटिश, तो ब्रिटिश अगर प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो उसके बाद एक नाउन आएगा, तो अब नाउन है तो ब्रिटिश इकोनॉमिक आया, इकोनॉमिक पॉलिसीज आ गया, इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी कहीं ना कहीं एस के बाद क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। अब एस के बाद क्यू देखिए ऑप्शन में कितनी जगह है, एस के बाद क्यू ऑप्शन बस यही है। जिस दिन इस टेक्निक से मारना सीख जाएंगे आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आप चाहें तो पढ़ लीजिए, सब सही होगा। ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड द नेट रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश क्या इकोनॉमिक पॉलिसी वाज द प्रीवेलेंस। देखिए नाउन ऑफ, यहाँ पे भी एक ग्रामर है, नाउन ऑफ, नाउन आया कि नहीं। देखिए ग्रामर स्ट्रक्चर आप पहले तैयार करिए अपने। तो नाउन प्रीवेलेंस, प्रीवेलेंस क्या है, नाउन है। अगर नाउन ऑफ नाउन पे पकड़े तो प्रीवेलेंस ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, इससे भी आप पकड़ सकते हैं। ऑप्शन देखिए पहले कोई ग्रामर का स्ट्रक्चर पकड़िए, फिर ऑप्शन पे चले जाइए, ऑप्शन पे देख लीजिए, तुरंत देखिए, तुरंत मार के निकल लीजिए। अच्छा एक और बात भी है इसमें कि जब आपको आंसर मिल जाए तो बहुत ज्यादा विवेचना वहां मत करिए, क्योंकि वहां पर आपको टाइम का मैनेजमेंट भी करना रहता है। आपको कोई एक स्ट्रक्चर प्रॉपर मिला, तुरंत आंसर मार के आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन करिए, टाइम कहीं और यूटिलाइज कर लीजिए। लड़के क्या करते हैं, जब ठीक मान लेते हैं तो उसको 2-4 बार मूल्यांकन करते हैं कि सही है कि नहीं, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है, तो अगले क्वेश्चन में आप फंसते हैं टाइम मैनेजमेंट के कारण। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, ये अपनी अपनी टेक्निक्स हैं पढ़ने की और करने की। तो परीक्षा में जब आंसर मिला तो तुरंत करके भाग आगे आगे बढ़ जाओ, वहां पर आपसे कोई पूछ नहीं रहा है कि क्या होगा। अब देखिए ये देखिए, अगर अब आप प्रॉब्लम है, आप पढ़ते कम है ना आप लोग। अब देखिए कहावत है, यू कैनॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर। मतलब किसी भी व्यक्ति को आप उसके माने, हो सकता है वो व्यक्ति बहुत ही पढ़ा लिखा स्कॉलर व्यक्ति हो सकता है कि वो उसने फटे कपड़े पहन लिए हो, चाहे ऐसा देखने में ऐसा नहीं लग रहा हो, तो आपने अगर उसके आधार पर, बाहरी वेशभूषा के आधार पर मूल्यांकन कर लिया। ऐसी भी घटनाएं पाई गई कि जो करोड़पति लोग थे और एकदम सैबी ड्रेस में रहते थे, एकदम मतलब बहुत उनको देख के नहीं लगता तो आप जज कर सकते
तो यू कैनॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर। अब क्या कवर को देख के उसकी बुक का अंदर यानी अंदर मटेरियल क्या है आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कि ये तो एक कहावत की तरह है। तो देखिए यू कैनॉट जज, तो यू कैनॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर, तो पहले क्या होना चाहिए, यू कैनॉट जज, तो यू कैनॉट जज यहाँ पे मिसिंग हो गया टाइपिस्ट की वजह से, यू कैनॉट जज, तो ये यहां पर है यू कैनॉट जज, ठीक। यू कांट जज, तुम जज नहीं कर सकते क्या ए बुक बाय इट्स कवर, तो कहीं ना कहीं ये पहले आएगा, यू कैनॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर, यानी पी के बाद आर आएगा कहीं ना कहीं। अब ऑप्शन में देखिए कि पी के बाद आर कहां है, कहीं दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है ऑप्शन में पी के बाद आर, समझ रहे बात। तो अब देखिए क्या होगा, यू कैनॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर, ही डज नॉट लुक वेरी इंटेलिजेंट, बात समझ आ रही। अब होगा कैसे, ही डज नॉट लुक, वो दिखाई नहीं दे रहा वेरी इंटेलिजेंट, बट, अब क्योंकि बट के बाद तो अभी एक स्ट्रक्चर रखना है ना, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि भाई देखने में कुछ और है वास्तव में कुछ और। तो ही डज नॉट लुक क्या वेरी इंटेलिजेंट बट, लेकिन यू कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर, यानी ये अंत में आएगा पी आर, यानी ए ऑप्शन सही, ठीक। अगला चलिए, देखिए जिस दिन आप ग्रामर के स्ट्रक्चर से सबको पकड़ना शुरू कर लेंगे और उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, मेंबरशिप एंड पार्टनर पार्टीशनशिप। देखिए पहली बात तो ये इस पे भी आता है, ये आपको पता नहीं चाहिए पार्टीशन कौन व्यक्ति होता है। पार्टीशन वो होता है जो किसी व्यक्ति, सिद्धांत, प्रिंसिपल का बहुत ही कट्टर समर्थक हो, स्टॉन्च फॉलोअर, मतलब उसको छोड़ेगा नहीं, मतलब उसके प्रति रिजिड है वो, मतलब उसका कट्टर समर्थक है। तो एंड पार्टीशन एज वेल एज, अब देखिए इसमें एज वेल एज से कुछ तो कनेक्ट करेगा। अब लेकिन देखते हैं किससे शुरुआत हो सकती है, ठीक। तो अभी देखिए ये पता क्या चल रहा है, एविडेंस ऑफ ए क्राइसिस, मतलब कोई समस्या है उसका प्रमाण इन पार्टी पॉलिटिक्स, मतलब पार्टी की पॉलिटिक्स में कोई समस्याएं हैं उसके प्रमाण कैसे मिल गए, कैन बी फाउंड। तो यानी वाक्य की शुरुआत किससे होनी चाहिए थी, आर से। अगर अब देखते हैं आर से वाक्य, लेकिन यहाँ एक चीज अच्छी दिया है कि इसने कम से कम दो ऑप्शन दिए, आर आर क्यू क्यू, तो थोड़ा यहाँ तो हल्का सा वो है, लेकिन फिर भी बहुत कठिन सवाल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, आर से शुरुआत होगी, तब ये दो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक। तो क्या बोल रहा है, एविडेंस ऑफ ए क्राइसिस इन पार्टी पॉलिटिक्स कैन बी फाउंड, उसको देखा जा सकता है इन द डिक्लाइन, माने पार्टी गिर रही है, डिक्लाइन इन पार्टी के क्या, पार्टी मेंबरशिप, पार्टी में जो सदस्यों की संख्या कम होती जा रही है, यानी पार्टी में गिरावट आ रही है। तो यानी क्यू के बाद क्या आना चाहिए, क्यू के बाद पी, किस ऑप्शन में है, बात हो गई क्लियर, ठीक। तो ग्रामर से पकड़िए, और ये मैं चाहूँ तो बहुत जल्दी जल्दी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ कि परीक्षा में आए तो कैसे आपको पकड़ना चाहिए। अब देखिए जैसे ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा PQRS पे, गवर्नमेंट मार्केट एंड वॉलंटरी। देखिए यहाँ पर एक मिक्सचर दिखाई दे रहा है, कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, तो आप जानते हैं सिंपल मिक्सचर, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हो भी सकता है, देख रहे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर दिखाई दे रहा है, लेकिन देखते हैं क्या है। अच्छा एक और भी इसमें देखिए एक लिंक यहाँ दिखाई दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए गुड्स एंड सर्विसेज होता है सेवाओं के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज आप जानते हैं कि ये सेवाओं के लिए आता है, गुड्स एंड सर्विसेज जो चल रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं आर के बाद क्या होना चाहिए बच्चों, आर के बाद एस होना चाहिए। देखो किस स्ट्रक्चर में आर के बाद एस है, तो देखिए आर इधर एस इधर, आर एस, ये दो स्ट्रक्चर में है आर एस। अब हमको ये देखना है इन दो में से कौन सही है। तो अब यानी अब ये तो हमने गुड्स एंड सर्विसेज के आधार पे पकड़ा, अब ग्रामर के आधार पे देखें तो क्या होना चाहिए, इसका अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट पहले क्या बनेगा। तो अब देखिए मिक्सचर ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम किससे, फ्रॉम गवर्नमेंट मार्केट, यानी कहीं ना कहीं क्यू के बाद पी आना चाहिए। अब दो बातें, क्यू के बाद पी और आर के बाद एस। तो देखिए अब क्या बना, द प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी रिगार्डेड एज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ क्यू के बाद एस, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, ठीक, द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी रिगार्डेड एज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, यानी आपके पास होना चाहिए आर एस क्यू पी, मिल गया, आर एस क्यू पी,
ठीक, तो कौन सा है? RSQP, यानी ये हुआ। बड़ा आसान होता है ग्रामर से जब आप करेंगे तब। अगले क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए आपके सारे क्वेश्चन थे PQRS पे, अरेंजमेंट पे थे। अब आपका है सिनोनिम्स पे है क्वेश्चन। तो देखिए सिनोनिम्स में भाई देखिए वर्ड पावर, देखिए अगर आप परीक्षा होती है अंग्रेजी की तो उसमें वर्ड पावर पे काफी क्वेश्चन आते हैं, 50-50 पे बटा रहता है। 50% ग्रामर, 50% वर्ड पावर, यानी एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेज, तमाम तरह की चीजें ये सब वर्ड पावर के अंतर्गत आती हैं, और बाकी ग्रामर आता है। अब देखिए लो ब्रो पर्सन और हाई ब्रो पर्सन। तो देखिए हाई ब्रो पर्सन कौन होता है? हाई ब्रो पर्सन होता है, हाई ब्रो, पहले हाई ब्रो जान लीजिए। हाई ब्रो होता है ए हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन। ए हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन जो होता है वो हाई ब्रो, जो काफी मतलब सोफिस्टिकेटेड टाइप का हो, काफी हाईली इंटेलेक्चुअल हो, बौद्धिक हो। तो अब आप लो ब्रो में नहीं, इसका उल्टा हो गया, यानी जो इंटेलेक्चुअली कमजोर हो या कम हो। तो अब इसमें कौन सा, देखिए प्राउड हो नहीं सकता, पैशनेट माने जो किसी के प्रति बहुत ही दीवानगी टाइप का हो, पैथेटिक माने होता है वेरी पुअर कंडीशन या बहुत ही बुरी स्थिति में। तो क्या बन रहा है ये देखिए, ये कोर्स देखिए एक तरह से अगर हाई ब्रो होता है तो हाईली पॉलिश्ड होगा, वो हाईली पॉलिश्ड या रिफाइंड होगा, वो काफी रिफाइंड होता है, रिफाइंड ऐसे समझिए। तो रिफाइंड है, तो अब जो हाईली रिफाइंड ना हो, यानी लो ब्रो क्या हुआ? लो ब्रो हुआ अनरिफाइंड, है ना, अनपॉलिश्ड, अनरिफाइंड, अनपॉलिश्ड। तब अनपॉलिश्ड अनरिफाइंड कौन है? कोर्स। ये आपका आंसर है। अगला देखते हैं। अगला देखिए नॉस्टैल्जिया। ये भी वर्ड परीक्षा में काफी पूछा जाता है। नॉस्टैल्जिया माने होता है जब किसी भी चीज के प्रति, जैसे पास्ट के अतीत, जैसे बचपन की यादें हैं, या जैसे मान लीजिए आप अपना गांव छोड़ के, घर छोड़ के कहीं तैयारी करने कहीं दूर चले गए, या आप पहले कहीं रहते थे मतलब परिवार के साथ, अब नौकरी के सिलसिले में कहीं और चले गए, तो आपको अपना जो पीछे का जो सब कुछ याद आता है उसको वो बहुत ही तीव्रता के साथ याद आता है, वो आपका उसके प्रति नॉस्टैल्जिया है। तो यानी एक ऐसी अवस्था जब हमको अतीत की चीजें या जो छूट गई हैं हमसे चीजें, उनके हमको उनके लिए बहुत ही डीप डिजायर होता है। तो एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि डीप डिजायर फॉर पास्ट, डीप डिजायर फॉर पास्ट। अगर अतीत के लिए आपको कोई ना कोई अतीत की किसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा डीप डिजायर है उसके प्रति, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको इसमें एक वर्ड है डिजायर के लिए, अब आपको पता ही नहीं। एक्साइटमेंट माने उत्तेजना, हैप्पीनेस जब जानते हैं, हैप्पीनेस खुशी, एबिलिटी, योग्यता। लेकिन लॉन्गिंग माने होता है डीप डिजायर, किसी भी चीज के लिए बहुत डिजायर। अब इसको बच्चे लॉन्ग देखते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या है लॉन्गिंग। लॉन्गिंग माने होता है डीप डिजायर, यानी इसका ये मीनिंग है। तो सीख है, स्वाभाविक सी बात है, आंसर भी है। अगला देखिए ट्रुआंसी माने होता है, ट्रुआंसी माने होता है जब जैसे कोई, जैसे एक वर्ड है, ये भी पूछा जाता है अक्सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ट्रुआंट। ट्रुआंट क्या है? ट्रुआंट वो व्यक्ति होता है जो काम से जी चुराता है, यानी काम से अनुपस्थित रहता है, वहां से गायब रहता है। या एक ऐसा बच्चा जो स्कूल से जाता तो पढ़ने, लेकिन स्कूल जाता ही ना हो, घर से स्कूल चलता कहीं और चला जाता, वहां से एब्सेंट है वहां से वो। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने काम से दूर रहे या जहां उसको होना चाहिए वहां से दूर रहे, तो वैसे वास्तव में वह व्यक्ति को बोलते हैं ट्रुआंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेट्रीमेंटल माने होता है, ये भी अच्छा, ये भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। डेट्रीमेंटल माने होता है हार्मफुल, जो नुकसानदायक हो। तो अब मैं इसका मीनिंग बता चुका हूं कि ट्रुआंट माने जो व्यक्ति अपने काम में मन न लगाए, काम से जी चुराए, वहां से एब्सेंट रहे, तो यानी लॉयल्टी हो नहीं सकता है। इंटीग्रिटी माने, अब देखिए इंटीग्रिटी के भी कई अर्थ होते हैं, अच्छा मैं बताता हूं अभी। तो यानी इसका आंसर तो वैसे फिलहाल एब्सेंटिज्म है। इंटीग्रिटी का भी देखिए, इंटीग्रिटी जैसे आपने अगर साइंस के स्टूडेंट है इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, तो इंटीग्रिटी का अर्थ एक अर्थ होता है यूनिटी होता है, एक अर्थ होता है यूनिटी, एक अर्थ ऑनेस्टी भी होता है, ईमानदारी, आपकी जो क्वालिटी है वो आपकी इंटीग्रिटी है। तो देखिए अंग्रेजी में शब्दों के बहुत विविध मीनिंग भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं हालांकि, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा अपना वर्ड पावर बढ़ाइए पहले, ठीक। तो उसका आंसर था एब्सेंटिज्म। देखिए मालेफिशिएंट पर्सन, मालेफिशिएंट पर्सन कौन होगा? देखिए मालेफिशिएंट माने, ये तो वर्ड ही निगेटिव है, ये वर्ड जो है माल,
जैसे अगर माल प्रैक्टिस कहें, माल प्रैक्टिस मतलब हो गया गलत तरीके जो अपना रहे हैं, माल प्रैक्टिस। तो ये निगेटिव माल का अर्थ होता है बैड या गलत, बैड या इविल, इसका अर्थ ही ये होता है। तो अब ऐसे समझिए कि माल एफिशिएंट व्यक्ति है तो कुछ तो बुरा चाहता होगा, तो वो जनरस तो नहीं है, वो जनरस नहीं है, वो क्रिमिनल। देखिए अच्छा, यहाँ लोग यहाँ अर्थ लगा सकते हैं कि वो बुरा चाहता है तो क्रिमिनल होगा। देखिए क्रिमिनल का अर्थ होता है रिलेटेड टू क्राइम, रिलेटेड टू क्राइम। अगर एडजेक्टिव में देखेंगे तो रिलेटेड टू क्राइम, और जो व्यक्ति क्राइम करता है वो क्रिमिनल। नाउन भी है, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज कहें, क्रिमिनल एक्टिविटीज तो आपराधिक गतिविधियां हो जाएंगी, लेकिन ही इज ए क्रिमिनल तो मतलब वो अपराधी है। तो कहने का मतलब ये नहीं है, फ्रेंडली होगा नहीं। तो बचता यही है एक इविल के सेंस में, कनिंग, ये इविल है, बुरा है, तो ये होगा इसका आंसर कनिंग। अब देखिए सोलेमनिटी, सोलेमनिटी इज सेलिब्रेटेड। देखिए जो व्यक्ति के अंदर, इसका मीनिंग क्या होता है पहले ये जानिए। जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी है, अब ग्रेविटी माने तो आप जानते हैं, साइंस के स्टूडेंट गुरुत्व तो जानते हैं, लेकिन ग्रेविटी माने किसी के अंदर की जो पर्सनालिटी की जो गंभीरता होती है, उसका पूरे व्यक्तित्व का जो होता है वो भी कहलाता है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी है, सीरियसनेस है, जो उसकी सीरियसनेस है, ये भी है इसका अर्थ में। लेकिन इसका एक अर्थ ये भी आता है उसकी डिग्निटी। ये सब मिला के क्या बनाते हैं किसी व्यक्ति की डिग्निटी। तो अब यहाँ पे सिनोनिम पूछा है तो क्या होगा, ग्रीड माने लालच होता है, डिजायर माने जानना, ट्रस्ट माने, तो इसका आंसर हो गया डिग्निटी। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है बाउंटी इज लिमिटलेस, की बाउंटी लिमिटलेस है। देखिए अब अंग्रेजी में मैंने कहा ना कि अंग्रेजी में बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं जिनके कई कई अर्थ होते हैं। अब देखिए जैसे बाउंटी है, बाउंटी का एक अर्थ होता है रिवार्ड या प्राइज मनी, जो प्राइज आपको प्राइज मनी है किसी पे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को आप पकड़ देते हैं, तो जैसे अक्सर ने कहा था कि इन व्यक्ति को ढूंढ के लाइए, या इस अपराधी को अगर पकड़वाने में मदद करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, तो वो एक तरह से उसका बाउंटी है। लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ होता है, बाउंटी का अर्थ होता है जनरस। जनरस है, उदार है ना, उदारता के अर्थ में आता है बाउंटी। जनरसिटी, जनरसिटी, उदारता, तो उदारता के अर्थ में या तो इस टाइप का प्राइज मनी हो। गैलेंट्री, देखिए गैलेंट्री माने होता है बहादुरी, ब्रेवरी, ब्रेवरी। नेपोटिज्म माने होता है भाई भतीजा यानी फेवरेटिज्म, जो अपने लोगों को ही आप महत्व देते हैं, तो नेपोटिज्म है। सिवेलरी जो होता है, सिवेलरी एक तरह से इसको आप मॉडेस्टी के सेंस में ले सकते हैं, मॉडेस्ट बिहेवियर होता है, मॉडेस्ट बिहेवियर, मॉडेस्ट बिहेवियर टुवर्ड्स वीमेन, औरतों के प्रति जो शालीन व्यवहार होता है वो आपका शिवेलरी है। ठीक, देखिए क्या होता है, ये सब ये इतिहास से भी एक तरह से संबंधित शब्द हैं। पहले एक जमाना था नाइट वगैरह का, नाइट वगैरह का ये होता है KNIGHT, नाइट, योद्धाओं का जमाना होता था। तो वो कैसे व्यवहार करते थे औरतों के प्रति, उनकी जो व्यवहार करने का जो तरीका था वो उनका सिवेलरी था। ठीक है, तो अब ये दोनों है नहीं। अब देखिए प्रचुरता के मात्रा में या उदारता के मामले में कौन जाएगा, तो उदारता या प्रचुरता के मामले में बेनीवोलेंस का आंसर होगा। होलोकास्ट, ये भी अगर देखिए इसीलिए कहते हैं कि आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए इतिहास वगैरह भी। आप जानते हैं कि जैसे जर्मनी में ऐसे कैंप होते थे, जर्मनी यानी हिटलर के समय की बात मैं बता रहा हूं, कि जिसमें यहूदियों को बड़े पैमाने पे पॉइजन गैस, साइनाइड गैस, पॉइजन चैम्बर में उनको रख के गैस प्रोवाइड कर दिया, मार दिया, बड़े स्केल पे मार देते थे। तो एक मतलब इसको आप कह सकते हैं कि इसके लिए कई हो सकता है, ए लार्ज स्केल किलिंग, बड़े पैमाने पे जो आदमी को मारते हैं उसके लिए आप कह सकते हैं स्लॉटर भी है, स्लॉटर है। उसके लिए आप कह सकते हैं मैसायर है, मैसायर है, मैसायर माने नरसंहार। जब बड़े पैमाने पे किलिंग ऑन ए लार्ज स्केल आप करते हैं तो वो आपका होलोकास्ट है। लेकिन इसको अगर आप चाहें तो ये नरसंहार है, किसी को मारते हैं तो आप कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, विनाश करते हैं, किसी को मार रहे हैं आप,
ये विनाश कर रहे हैं। अब देखिए इसको एक और भी सेंस में होता है। होलोकास्ट माने जैसे कि कोई देव जैसे शंकर जी हैं, क्रोधित हो गए, तब क्या करेंगे? संहार करेंगे, समझ रहे हैं? तो ऐसे देवता जो संहार के लिए मतलब करते हैं, तो उनके रेफरेंस में भी होलोकास्ट का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बड़े पैमाने पे विनाश के अर्थ में है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? सेलिब्रेशन हो नहीं सकता, कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता, क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा। सिंपल सी बात है, बहुत आसान। आप देखिए पहले अपना तैयार करिए सब कुछ, और दो ही तो चीजें पूछी जाती हैं पूरे ग्रामर में। किसी भी पेपर में दो ही चीजें तो चाहिए आपको। क्या चाहिए? आपका ग्रामर नॉलेज कितना है, ग्रामर कितना जानते हैं आप, ये चाहिए, और दूसरा कुछ नहीं चाहिए, आपका वर्ड पावर कितना है। बस ये दो चीजें आपकी तैयार, समझिए पूरी इंग्लिश तैयार। लेकिन ये दो चीज देखने में दो लग रही है ना, इसको जब याद करने लगेंगे, वर्ड पावर, एंटोनिम, सिनोनिम जब याद करना शुरू करते हैं, तो भाई उसकी रेंज तो पूरी डिक्शनरी है। अब कौन सा वर्ड कहाँ से उठा के पूछ देगा। लेकिन फिर भी मोस्ट प्रोबेबल आस्क्ड वर्ड्स होते हैं, उनको पहले आप तैयार करिए, जो लगभग हर परीक्षाओं में लगभग घूम फिर के आ ही जाते हैं, उनको तैयार करिए। अब ग्रामर तो अगर ग्रामर तैयार है तो आप देखिए लगभग मोटा मोटा 50% इससे आता है, और 50% मोटा मोटा मतलब 50% इधर से आएगा, ठीक है, 50% इधर से है, ठीक। तो कहने का मतलब ये आधा आधा पे होता है लगभग, थोड़ा एक आधो क्वेश्चन उधर तो एक आधो क्वेश्चन इधर। अब देखिए एवर्जन बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही मोस्टली लगभग बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है एवर्जन को। तो एवर्जन माने क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी के प्रति बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, यानी आप उसको क्या करते हैं? हेट्रेड है आपके प्रति, नफरत है आपको उसके लिए, ठीक है, नफरत है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, लोथ है, परीक्षा में बहुत आता है ये सब शब्द, है ना, लोथ है, हेट है। तो यानी आप उसको नफरत करते हैं, डिसलाइक करते हैं। अब डिसलाइक के अर्थ में देखना है, बहुत ज्यादा उसको पसंद नहीं करते हैं आप। तो हॉस्पिटैलिटी माने तो होता है किसी की को सेवा करना, या किसी का जैसे आप क्या मेहमान जो आते हैं, जो आप व्यवहार करते हैं, उनको आओ भगत जिसको करते हैं, वो आपकी हॉस्पिटैलिटी है। और ह्यूमिलिटी माने होता है मॉडेस्टी, ये मॉडेस्टी आपकी शालीनता है ना, मॉडेस्टी है आप। ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस भी, ये दोनों लगभग सिनोनिम है। तो अब देखिए क्या होना चाहिए, ये है हॉस्टिलिटी, ये एक नेगेटिव वर्ड है इसमें, बाकी सब पॉजिटिव है, देखिए है ना, हॉस्पिटैलिटी, ह्यूमिलिटी सब पॉजिटिव, ये हॉस्टिलिटी यानी ये होगा डिसलाइक, किसी के प्रति आपकी नफरत, उसके प्रति आपकी वाइल्डनेस, एग्रेसिवनेस, वो आपकी डिसलाइक। डेसिफर, डेसिफर माने होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। अच्छा ये देखिए, आपने अगर इतिहास पढ़ा हो तो आपने देखा है मिस्र की भाषा, यहाँ की भाषा, वहाँ की भाषा, तो इतिहासकार ऐसे कई भाषाएं डेसिफर की जा चुकी हैं, लेकिन कई भाषाओं के कोड नहीं खुल पाए हैं। तो मतलब डेसिफर माने जैसे कोई चीज कोड में लिखी हो, उसको आप समझ जाएं या आप अंडरस्टैंड कर जाएं, कोई सिंबल में लिखा हो उसको आप समझ जाएं, यानी उसके अर्थ को आप निकाल लें, हिडन मीनिंग को। तो एक तरह से क्या होता है, वास्तव में होता है एक तरह से आप डिकोड कर रहे हैं, डिकोड, ये इसका मीनिंग है, डिकोड करना। तो अब देखिए तो ये भी डायरेक्टली दिया है। एनकोड इसका अपोजिट हो जाएगा। एनकोड माने किसी चीज को, ऐसी चीज को मतलब ऐसी भाषा में लिखना कि जिसको वो जानता हो, जो डिकोड करना चाहता है वही समझ पाए, यानी कोडिंग में लिखना एनकोड हुआ। साइमुलेट माने क्या होता है? साइमुलेट माने होता है कॉपी करना, कॉपी नकल करना, किसी को इमिटेट करना, इमिटेट नकल करना, कॉपी करना किसी को। एनिमेट माने होता है टू गिव लाइफ, किसी को जीवन देना। लेकिन आप जानते हैं इसको और अर्थ में भी, एनिमेशन आपने पढ़ा होगा, तो जैसे कार्टून बनाते हैं तो कार्टून कैरेक्टर को क्या करते हैं, जीवंत बना देते हैं, तो यानी वो एनिमेशन कर रहे हैं आप, ठीक। तो यानी कि नॉन लिविंग को अगर आप गुण दे रहे हैं तो एनिमेट माने टू, जिसको आप लाइफ दे रहे हो, ठीक। तो ये डिसिफर किसका होगा? डिसिफर माने आप किसी चीज को का कोड तोड़ दिए, यानी आप इसको समझ गए, यानी क्लियर हो गया आपको। एक अगला है, ये लास्ट है, अपॉर्चून। ये भी परीक्षा में बहुत आया हुआ है। देखिए कुछ क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे अपॉर्चून है। अच्छा आपने एक इससे मिलता जुलता वर्ड, भले इसको अगर नहीं जानते हो तो आप ये तो जानते हैं, आपने ये तो पढ़ा है जीवन में, अपॉर्चुनिटी यानी मौका। आपको मौका मिला है, यही आपके लिए वो मौका है
जब आप कुछ कर लीजिए, यही आपका मौका, अपॉर्चुनिटी है, अवसर है आपका। तो अपॉर्चुनिटी वो होती है जो आपको एकदम उस समय मिली है, तो बस उसी को उस समय कर लीजिए, यानी आपके लिए वो राइट टाइम है करने का। तो अपॉर्चून जो है ये है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट या राइट टाइम, जो सही टाइम है, राइट टाइम या सुटेबल टाइम, जो उचित सुटेबल टाइम है। तो अपॉर्चुनिटी माने जो राइट हो, टाइम के अर्थ में आया, इसलिए टाइम बता रहा हूं मैं। एप्रोप्रिएट, राइट, सुटेबल, जो एकदम राइट हो। तो क्या होना चाहिए, तो ये तो राइट दिया है। अब ऑनरेरी क्या होता है, ऑनरेरी माने जो ऑनर के रूप में दिया गया, उसमें आपको वेतन नहीं मिलेगा, कुछ प्राइस नहीं मिलेगी, आपको कीमत नहीं मिलेगी, बस ऑनर के लिए हो ऑनरेरी। अब एथनिक के अर्थ में जैसे डिफिकल्ट और अनसुटेबल आप जानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये आपका क्या कौन से क्वेश्चन हो गए आपके, ये क्वेश्चन हो गए। अब आपका एंटोनिम है, ये लास्ट क्वेश्चन है 10 एंटोनिम के। देखिए, हिज ओपिनियन इज लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई जमीन ऐसे हो, तिरछी हो, फ्लैट पोजीशन में हो, तो यानी कि लॉपसाइडेड का मतलब हो गया कि जिस जो बैलेंस में नहीं है। जैसे तराजू है मान लीजिए, तो तराजू में मान लीजिए आपने कुछ रख दिया एक और, तो अब वो यूं हो गया, एक ऊपर एक नीचे, तो उसकी साइड तो ऐसी हो गई, स्लैंट टाइप की हो गई, तो लॉपसाइडेड है ये। तो लॉपसाइडेड का मतलब क्या हो गया, लॉपसाइडेड का मीनिंग देखें तो मीनिंग का मतलब हो गया इसका, लॉपसाइडेड का हो गया अनइवन है, अनइवन, अनइवन है, अन, नॉट बैलेंस्ड, जो अनबैलेंस्ड है, जो बैलेंस्ड न हो। तो अनइवन है, जो बैलेंस नहीं है, या अनइक्वल है। अच्छा बताइए, अगर ऐसे हो जाए कोई चीज, ऐसे ऐसे, ये तराजू जैसे है, तो ये तो इक्वल हो गया, लेकिन अब ये ऐसे हो जाए, एक ऐसे नीचे, एक ऐसे हो गया, तो ये क्या है, ये लॉपसाइडेड है ये, लेकिन ये इवन है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब हमको इसका अपोजिट चाहिए, तो यानी जो इवन हो, बैलेंस्ड हो, इक्वल टाइप का हो। तो ये देखिए, अब क्रूक्ड माने तो कनिंग होता है, मिस्चीवियस टाइप का होता है, लेकिन यहाँ आंसर डायरेक्ट दिया है, नॉट बैलेंस्ड है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हिज वाइफ इज प्रेज, हिज वर्क इज प्रेजवर्दी। प्रेजवर्दी माने क्या, देखिए प्रेज के जो वर्थ का है, यानी प्रेजवर्दी माने तारीफ के लायक, तारीफ के काबिल। तो तारीफ के अगर काबिल है तो वो कैसा होगा, वो लॉडेबल होगा। ये सब परीक्षा में आते हैं वर्ड, लॉडेबल, प्रेजवर्दी, एक्लेम्ड, है ना, जिसको आप एक्लेम करें, जिसको मतलब कि जिसकी प्रशंसा हो, एक्लेम करें, लॉडेबल है, एक्लेम्ड है, तो ये इसके उसमें अर्थ में आता है। लेकिन हमको, अच्छा एडमायरेबल है, एडमायरेबल भी इसका सिनोनिम है, एडमायरेबल, तो ये सब इसकी सिनोनिम है। तो अब हमको क्या चाहिए, जिसको कि हम आलोचना करें या जिसकी बुराई करें, उस टाइप का चाहिए। एडमायरेबल, अच्छा कमेंडेबल भी वही होता है जिसके पक्ष में आप बोल दें, जिसके पक्ष में आप बात करें। तो ये एक तरह से सब इसके सिनोनिम है। या क्रेडिटेबल माने जिसको आप किसी चीज का क्रेडिट देने लायक हो, क्रेडिट दे सकते हैं आप, ये सब उसकी मीनिंग के अर्थ में। लेकिन कंडेम माने आप जानते हैं, कंडेम माने होता है किसी को क्रिटिसाइज करना या आलोचना करना या उसकी बुराई करना, ये इसका उल्टा हो गया, आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है रेट्रो। देखिए मीनिंग जाना कीजिए, रेट्रो, रेट्रो का अर्थ होता है बैक, ठीक है। तो जिसका ग्रेड पीछे जा रहा हो, रेट्रो यानी बैकवर्ड जा रहा हो, वन हु इज मूविंग इन रिवर्स डायरेक्शन, जो पीछे जा रहा हो या डिक्लाइनिंग पोजीशन में जा रहा हो और नीचे जा रहा हो, डिक्लाइन कर रहा हो। तो रेट्रो माने होता है बैक, यानी पीछे की ओर जा रहा है, और ग्रेड माने इस तरह आप जान ही रहे, तो जो पीछे की ओर जा रहा है। तो अब आपको क्या चाहिए, जो आगे की तरफ जाए, यानी इसके तरह से आप इस तरह से अपग्रेड हो, जिसको मैं अक्सर बोलता हूं अपग्रेड, तो यानी जो अपग्रेड हो, आगे हो। तो रेट्रो माने पीछे। अच्छा, तो हिज डीड्स हैड रेट्रोगेटिव, सॉरी हैड रेट्रोग्रेड रिजल्ट्स, ठीक है। तो अब देखिए इसका नकार, पीछे वाले परिणाम आए हैं ना, तो निगेटिव है, रिट्रीटिंग माने होता है पीछे हटना, रिवर्स। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सब उसके सिनोनिम है, निगेटिव, रिट्रीटिंग, रिवर्स, सब उसके सिनोनिम जैसे हैं। तो क्या होना चाहिए, जो आगे जाएगा वो प्रोग्रेसिव है, जो आगे जाएगा वो प्रोग्रेसिव है, ठीक है बच्चों। आगे अब देखिए, मैंने आपको पूरी कितने एक्सप्लेनेशन जो आया है
उसको तो बताया ही, उसके साथ जो और भी आए हैं उनको भी मैंने क्लियर किया, क्योंकि जो जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं या जिनके आने के चांस रहते हैं, ठीक है, तो वही तैयार करिए जो परीक्षाओं में अक्सर आता है या जिसकी तैयारी, मतलब जो, अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चे उतनी मेहनत करते नहीं हैं। अब देखिए पैलेटेबल है, अब पैलेटेबल है तो इसका भी मीनिंग बहुत पूछा जाता है परीक्षा में अक्सर। तो इसको किस अर्थ में लेता है पैलेटेबल को? एक तो पहले लेता है टेस्टी के अर्थ में, टेस्टी, जैसे फूड है, सुपाच्य है, स्वादिष्ट है, तो टेस्टी है, तो यानी ही कुक्ड ए पैलेटेबल डिश, मतलब उसने बड़ी अच्छी डिश बनाई। लेकिन इसको एक और अर्थ में भी लेते हैं, पैलेटेबल माने जो क्या हो, पैलेटेबल माने एडजस्टिंग हो, जो मेल में हो, इन ट्यून हो, इन ट्यून में हो, यानी आप वो आपको एग्रीएबल पोजीशन में हो। पैलेटेबल एडजेक्टिव एग्रीएबल, एक्सेप्टेबल, जो आपको स्वीकार्य हो, जो सबको स्वीकार हो, ये इसकी मीनिंग में आता है, ठीक है। तो या तो उसको टेस्टी के अर्थ में लेता है या तो इस अर्थ में लेता है। तो देखिए इसकी मीनिंग में क्या दे रहा है, एक्सेप्टेबल दे भी, सॉरी मीनिंग में नहीं, यहाँ पे वर्ड लिस्ट में दिया है एक्सेप्टेबल, एग्रीएबल, ये तो सब इसकी मीनिंग है। तो लेकिन यहाँ तो दे रहा है ना अनएक्सेप्टेबल, लेकिन प्लीजेंट भी इसका मीनिंग है। जब टेस्टी होगा, कोई चीज टेस्टी है तो प्लीजेंट है, सुखांत है, टेस्टी है तो सुखांत है, तो ये भी इसकी मीनिंग में है। वास्तव में अनएक्सेप्टेबल इसका आंसर है। हिज व्यूज ऑन द सब्जेक्ट, ये तो बहुत आसान है। मैक्रो माने, अगर इसको देखें मैक्रो, माइक्रो है, तो माइक्रो माने होता है वेरी माइन्यूट, जो बहुत ही, अब इसी से आप जानते हैं, सुना हुआ माइक्रोस्कोप, आपने पढ़ा होगा माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप किसके लिए यूज होता है? बहुत ही छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए। तो माइक्रोस्कोपिक माने बहुत ही छोटी, मतलब बहुत ही छोटे तक वो, तो वो माइक्रोस्कोपिक है। इसका अपोजिट, माइक्रो का जस्ट अपोजिट होता है मैक्रो। मैक्रो माने बड़ा। तो अब मैक्रोस्कोपिक हो यानी बड़ा हो। अच्छा, तो हिज व्यूज ऑन द सब्जेक्ट आर माइक्रोस्कोपिक, माने भाई बहुत ही नैरो टाइप के, बहुत ही संकीर्ण है। तो यहाँ पे छोटे को संकीर्ण के अर्थ में ले लिया। किसके अर्थ में ले लिया उसने? देखिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको उसका सेंस पे जाइए, सेंस पे, संकीर्ण, उसको संकीर्ण पे ले लिया, बहुत ही संकीर्ण है। संकीर्ण माने नैरो है, तो नैरो का मतलब ब्रॉड बेस्ड टाइप का चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, माइन्यूट, प्रिसाइज माने क्या होता है? जो बहुत ही एग्जैक्ट हो, कम से कम शब्दों में हो, प्रिसाइज हो। फाइन आप जान ही रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया ब्रॉड बेस्ड। ठीक बच्चों, आगे बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं आप लोगों के। देखिए, ही इज ऑलवेज ऑब्ड्यूरेट, ये भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। ऑब्ड्यूरेट कौन होता है? ऑब्ड्यूरेट माने होता है जो लचीला ना हो, जो जल्दी झुके ना। ठीक, तो एक तरह से इसको मीनिंग में अगर देखा जाए तो जो आपको रिजिड हो, अपनी बात पे रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल है, जो आपके सामने झुके ना, है ना। एक तरह से कहा जाए तो डिसओबीडियंट भी है, वो आपकी बात मानेगा नहीं, डिसओबीडियंट है, हॉटी है, ऑब्ड्यूरेट है, हठी है, मतलब अपनी बात पे अड़ा रहेगा, वो किसी और की बात मानेगा नहीं। और कॉलस, अच्छा ऑब्ड्यूरेट का मीनिंग है, कॉलस माने होता है क्रूएल या अनकाइंड, निर्दयी, कॉलस है। इनसेंसिबल, जिसकी सेंसेस काम ना कर रहे हो, मतलब जो जिसकी सेंसेस काम ना कर रही हो। एबनॉक्शियस माने एक तरह से अनप्लीजेंट, जो आपके लिए अनप्लीजेंट हो, वो आपका एबनॉक्शियस चीज। अब देखते हैं इसको, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनफ्लेक्सिबल है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? एंटोनिम देख रहे हैं, तो ये होगा ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा। मोहन है प्रोफाउंड रेस्पेक्ट फॉर सोहन। प्रोफाउंड माने होता है क्या? प्रोफाउंड माने होता है टू मच। जैसे पेरेंट्स है प्रोफाउंड लव फॉर देयर ऑफस्प्रिंग, बच्चों के प्रति काफी उनका प्रोफाउंड डीप लव होता है। तो टू मच या डीप है, काफी गहरा है, तो प्रोफाउंड इस अर्थ में आता है। तो डीप उसका मीनिंग है, एक्सट्रीम माने भी समझ ही रहे हैं, सिंसियर माने आप जान ही रहे हैं। लेकिन सुपरफिशियल, तो आपको डीप का अगर उल्टा चाहिए तो डीप का उल्टा क्या होता है? शैलो होता है,
SHA, शैलो। शैलो माने छिछला, सतही। तो यानी कैसा हो वो, सतही है, सतही है तो यानी सुपरफिशियल टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का सतही चाहिए। अच्छा यार ये दिया ही भी है, सुपरफिशियल ही दिया है, देखिए इसका आंसर है। ठीक, आगे देखते हैं। ये भी परीक्षा में होता है, टर्बुलेंट। देखिए अब हम लोग करेंगे 48 और 49वां प्रश्न है। वी वे आर लिविंग इन ए टर्बुलेंट टाइम्स। देखिए टर्बुलेंट भी बहुत परीक्षाओं में आता है। टर्बुलेंट माने क्या हुआ, टर्बुलेंट माने होता है जो डिस्टर्ब हो, डिस्टर्ब है ना, जो अव्यवस्थित हो, मतलब काफी डिस्टर्ब अवस्था में हो, है ना, तो डिस्टर्ब है, यानी इस समय कुछ सही ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ठीक, तो डिस्टर्ब है तो आपको कैसा, यानी कि एक तरह से डिस्टर्ब है या अनस्टेबल है, जिसमें कुछ सही नहीं चल रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है हमारे। तो अब अनस्टेबल देखिए उसके मीनिंग में है। स्टॉर्मी है, वो भी आप कह सकते हैं, ये भी इसके मीनिंग में है, ये स्टॉर्मी यानी जो कुछ सब कुछ डिस्टर्ब है, तूफान की तरह सब कुछ चल रहा है, सब डिस्टर्ब है, ये सब उसके मीनिंग में है। तो यानी आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि जो स्टेबल हो, जो अनडिस्टर्ब्ड हो, अनस्टॉर्मी हो, तो क्या होना चाहिए, काम, शांत। ठीक, डॉगमेटिक। डॉगमेटिक पर्सन कौन होता है, डॉगमेटिक पर्सन वो होता है जो ओपिनिएटेड होता है। ओपिनिएटेड, ओपिनिएटेड का मतलब यह हुआ वो जिस बात को मान रहा है उसी पे वो अड़ा रहेगा, उस बात पे वो रिजिड रहता है, यानी उसके अलावा वो किसी और मतलब उस अपने सिद्धांत के लिए, अपनी बात के लिए वो दृढ़ निश्चयी है। डॉगमा, अच्छा आपने अक्सर देखा होगा, इसको रूढ़िवादिता के अर्थ में भी लेते हैं, डॉगमास, मतलब ऐसे विश्वास जिनको हम बिना क्वेश्चन के मानते हैं, यानी उस पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते, यानी उनको आपको मानना ही मानना है, वो ऐसे ही रहेंगे, यानी एकदम रूढ़िवादी विचार हैं। यानी उसमें वो एक तरह से देखा जाए तो ओपिनिएटेड होता है, या वो अगर उसको देखा जाए तो वो अपनी सिद्धांत को या अपनी बातों को बदल नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं डॉगमेटिक पर्सन। अब देखिए असर्टिव व्यक्ति भी यही होता है। असर्टिव माने क्या होता है, असर्टिव माने जो ऑथोरिटेटिव है, जो अपनी अथॉरिटी को ही दिखाए, आप मैं ही हूं सब कुछ, मेरा ही बात सही है एकदम, तो ऐसे व्यक्ति को असर्टिव कहते हैं। तो जो ओपिनियनेट होता है वो ऑथोरिटेटिव भी होता है, असर्टिव भी होता है, यानी इसकी मीनिंग में है। बोल्ड, जान ही रहे हैं, बोल्ड भी व्यक्ति अपनी बातों से कहां पीछे हटेगा, बोल्ड है। रिजिड है, वो भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटेगा। ये सब सिनोनिम में आ रहा है। लेकिन एक वर्ड आया एमिनेबल। एमिनेबल माने क्या होता है, एमिनेबल माने कि जो किसी मतलब एमिनेबल माने जो सबकी बातों को सुने या उनकी बातों को मान ले या उनके हिसाब से एडजस्ट कर ले अपने आप को। तो यानी एक तरह से ये ओबीडियंट टाइप का हुआ, जो किसी चीज को ओबीडियंट है, एमिनेबल है, एडजस्टिंग है, यानी कुछ बातों को आपको एडजस्ट कर लेगा, यानी इसको फॉलो करेगा। वो एमिनेबल वो व्यक्ति होता है, वन हु गिव रेस्पेक्ट टू अदर व्यूज, जो दूसरे की व्यू को रेस्पेक्ट करता है, यानी मानता है। तो ये ऐसा व्यक्ति हो गया, तो ये एमिनेबल हो गया। तो अब हमको अपोजिट चाहिए था, तो ये होगा यही एमिनेबल। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 50वां। सचिन इज वेरी फिकल इन हिज बिहेवियर। फिकल माने क्या होता है, फिकल माने वेवरिंग, जो डोल जाए या अपनी बात पे अड़ा ना रहे, या फिकल माने इसके भी कई अर्थ होते हैं। जैसे फिकल माने एक तो वीक होता है, जो फिकल वीक हूं, लेकिन इसका अक्सर होता है वेवरिंग, वैसिलेटिंग है ना, अनडिटरमाइंड, मतलब कि वो फिकल माइंड, मतलब वो आवेगी है, उसका विचार कभी भी बदल सकता है, मूडी टाइप का है, कुछ फिक्स नहीं है, फिकल माइंडेड है, जो डोल जाएगा। ठीक, तो ये भी यही मीनिंग कैप्रिशियस का भी है। कैप्रिशियस का मतलब होता है कि जो मूडी हो, जिसका आप डिसाइड ना कर पाए कि अगले पल ये क्या कर देगा, वो उसका कोई फिक्स नहीं ओपिनियन रहता, वो बदलता रहता है। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति जो जिसका मूड या विचार बदलता रहता हो, वो कैप्रिशियस पर्सन है, वेवरिंग है।
अच्छा मर्क्यूरियल, इसकी भी दो मीनिंग होते हैं, ए और बी मान लीजिए। तो आपने पढ़ा होगा एक मरकरी होता है पारा, तो रिलेटेड टू, केमिस्ट्री में अगर देखें रिलेटेड टू मरकरी, अगर पारे से संबंधित हैं तो क्या हो जाएगा, वो मर्कुरियल हो जाएगा, यानी एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन इसका एक मीनिंग ये भी होता है जो अनप्रिडिक्टेबल हो, अनप्रिडिक्टेबल, जिसको कि आप बता ना सके क्या कर जाएगा, कब क्या हो जाएगा, वो उसका मतलब वेवरिंग है, डोलता है ना, वो डोलता रहता है, उसको किसी एक बात पे अड़ा तो है नहीं, तो कभी कुछ कभी कुछ, तो ऐसे व्यक्ति को भी कहते हैं मर्क्यूरियल। वैसिलेटिंग तो ये तो मैंने बता ही दिया, वैसिलेटिंग माने जो डोल रहा। तो देखिए सब उसके क्या है, मीनिंग में है, जो डोलेंगे, लेकिन जो नहीं डोलेगा वो कौन होगा, वो स्टेबल होगा। तो बच्चों मैंने आज इसका जो 14 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसको मैंने बहुत ही डीपली और बहुत ही ब्रॉडली, काफ़ी गहराई से उससे संबंधित नियमों से आए, तो नियमों को भी विस्तार से बताते हुए, और अगर जो वर्ड आए हैं उनके अतिरिक्त भी जो वर्ड आए हैं उनको भी बताते हुए, सबका मीनिंग बताते हुए मैंने काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है आपको। जैसे अब टीन ईयर आया था, तो टीन ईयर तो उसमें पूछा नहीं था इडियम फ्रेज में, लेकिन मैंने वो वाक्य में भी आपको टीन ईयर बताया। टीन ईयर ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी की स्पीच या किसी की बातों को पर ध्यान ना दे, म्यूजिक वगैरह पर ध्यान ना देता। ठीक है, तो वैसे आप मेरा अगर प्रयास अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचाइए मेरी, और अच्छे लोगों तक पहुंचाइए जो जिनको इनसे फ़ायदा हो। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, गुड डे।